अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। मैं हूं नादिया खान और मैं हूं ज़ुहैब हसन। क्या कैसी है नादिया खान? सूटेड बूटेड एज ऑलवेज। हाँ जी बिल्कुल, ज़ाहिर है करना पड़ता है ना, कोशिश करना पड़ती है जब सामने इतना ग्लैमर। हाँ ग्लैमर हो तो फिर हम भी जरा सी कोशिश कर लेते हैं। मुकाबले पे हैं जी हाँ, और मुकाबला तो मैं कहती हूँ इस वक्त रोड्स पे हो रहा है कराची की। सीन ही बदल गया भाई। इतनी तमीज से सब गाड़ी चला रहे हैं, इतने सुकून से जहाँ जहाँ कैमरा लगा हुआ है ना, मैं कहती हूँ आप बेस्ट बिहेवियर हमारा देखेंगे। बच्चे अच्छे बच्चे हो गए हम सब, और कोई सिग्नल जंप नहीं कर रहा, स्पीड नहीं हो रही, ऐसे सबने बेल्टें लगाई हैं। नहीं, अच्छा डर क्यों है? डर इसीलिए है कि वायलेशन होगी तब भी आ जाएगा। उसको भी डर है, जो नहीं कर रहा वो भी सोच रहा है हाँ। कि पता नहीं मेरे घर चालान ना आ जाए। ये देखो ये सोच ये शऊर हम में खत्म हो गया था कि भाई हम कुछ कानून को तोड़ रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जान जा सकती है, हादसा हो सकता है। नहीं। और अब सब डर गए, और ये डर के ही आगे जीत है। आई थिंक कि ये अब नजर आ रहा है रोड्स पे, वन फील्स सेफर। लेकिन जहाँ कैमरा नहीं है ना, वहाँ भी लकड़े जल्दी लग जाए। आप पता है अलर्ट हो जाते हैं और ये सारी दुनिया में। सिर्फ यहाँ बड़ा रिलैक्स माहौल चल रहा था, तो अब ये के चालान आएंगे। मैं तो खुद जब बेल होती है ना, मैं कहती हूँ आ गया। देखो बेटा सर चालान तो नहीं आया, देखना चालान तो नहीं आया। और मुझे लगता है कि पहले चालान का तो मैं जश्न मनाऊंगी। बेटा जरा देखना चालान तो नहीं आया बेटे। सेकंड से फिर तकलीफ शुरू होगी, ये क्या हुआ फिर आ गया। बट आई एम बीइंग वेरी वेरी केयरफुल। कहाँ से आप कहाँ ले जाती है उसको ह्यूमर की तरफ? बेटा जरा देखो बेटा चालान तो नहीं आया बेटा जरा। नहीं आया, आज भी नहीं आया। मतलब हमें तो इंतजार है। जुमला है वैसे ही। अच्छा जी, अच्छा तो खैर हम अब 2 दिन ब्रेक के बाद ज़ाहिर है आपके सामने हाजिर है। जुमे को हमने आपको खबरें भी दी थी, एंटरटेनमेंट सब कुछ हुआ था, तो 2 दिन में बहुत कुछ हो गया है। तो जल्दी से रैप अप कर देते हैं। आज गजा का इससे मुतालिक इजलास होने जा रहा है, अमन मुआहदे से मुतालिक, और उसमें पाकिस्तान भी शिरकत करेगा। इसहाक डार साहब वहाँ पर होंगे, और 3-4 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान जो अपने रखेगा। दफ्तर खारजा ने बता दिया वाज़ तौर पर मुकम्मल इसराइली फौजों का इनखला होगा गजा से, ये मुतालबा पाकिस्तान रखेगा। अच्छा, फिर इंसानी इमदाद की फराहमी होगी, और फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा, जिसका दारुल हुकूमत जो होगा वो अल-कुद्स होगा। मतलब कि हम फेज 2 की तरफ अब हम जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। यानी हम जो हमारे बारे में अक्सर बातें होती है ना, ज़ाहिर खबरें आती है कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, तो ये कि अब जो इजलास तुर्की में हो रहा है, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर। इसमें मुझे पता है कहाँ कोई झोल है, कोई झोल नहीं है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी, मुकम्मल इनखला होगा, इमदाद की फराहमी होगी। तो सब कुछ तो कह दिया ना हमने। सारा हमारा जो स्टांस है गजा को लेकर और उनको सपोर्ट को लेकर वो बिल्कुल वाज़ेह है। हाँ, लेकिन फिर जब ट्रंप बात करते हैं, एक जगह उनसे इसी तरह इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो 2 कौमी उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि हम गजा की जो फलाह के लिए काम करेंगे। जैसे ही 2 नेशन की बात आती है, 2 कौमों की बात आती है, तो बात गोल कर दी जाती है। लेकिन अब दफ्तर खारजा ने तो वाज़ेह किया पाकिस्तान के, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। ठीक है, इसमें कोई अब दो राय पाकिस्तान के मौक़िफ़ में आपको नजर नहीं आ रही है। होना जो है वो तो देखा जाएगा, क्योंकि 7 इस्लामी ममालिक भी इसमें शिरकत कर रहे हैं इजलास में, और इसी पर अमल दरामद से मुतालिक बात होगी। तो ये मतलब है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका प्रेशर अभी भी है इजराइल। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना वायलेशन हो रही है गजा में, लबनान में वो अटैक किए जा रहे हैं। 200-250 के करीब लोगों को मार दिया उसने सीज़फायर के बाद। क्योंकि देखिए इलेक्शन में जो लेवरेज लेना चाह रहा है नेतन्याहू, वो यही है, वॉर, ये मैं लैंड लेके दूंगा अपने लोगों को, ये वो। उसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं है। उसके तो खिलाफ इतने मुकदमे, ही इज अ वांटेड मैन इन द वर्ल्ड। कितनी कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकता, अपने मुल्क में इसके ऊपर इतने केस हैं। तो ये सिर्फ यही उसके पास एक चीज है खेलने के लिए कि मैं इससे जो है ना लोगों का दिल जीतूं, और इंशाल्लाह वो इलेक्शन में हारे। तो ये गजा की बात हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला भी चल रहे हैं, कुछ मतलब बीच में ही है, समझ नहीं आ रहा कि पीस टॉक्स हो रही है, कामयाब होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का बयान आया वज़ीर दिफा का। इंप्रूवमेंट नहीं, वो देखिए इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं है कि उनकी तरफ से ऑफिशियली बयान कुछ इस तरह के दिए जा रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो कि हाँ बिल्कुल, जो कि हम यानी हकीकत पर मबनी हम बयान देते हैं, उन्हें बताते भी हैं, एविडेंस भी देते हैं, लेकिन वो एविडेंस के बगैर बस उसी तरह के बयान हमारे ऊपर डाल रहे हैं। एक वीडियो भी मैंने देखी थी जिसमें बड़े वो फजूल सी धमकियां भी है। एग्जैक्टली, धमकियां भी दे रहे थे, दहशतगर्दों से मुताल्लिक भी कुछ स्टेटमेंट्स थी। कहां से आ रहा है ये सोशल मीडिया पे वीडियोस का निकलना? तो ये तो कोई दोगली गेम चल रही है। तो देखिए इसका जवाब ही वज़ीर दिफा ने हमारे दिया है कि देखिए अफगानिस्तान में तो जो उन्होंने इंटरनेशनल प्रोमिसेस भी किए थे उनको भी फुलफिल नहीं किया है। वहाँ पे बच्चों की, जो आप भी अक्सर बात करती हैं, बच्चों के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, तालीम उन्हें देना है, वो कोई भी हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो जो भी वादे उन्होंने किए थे आने से पहले, उनमें से एक भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल, पिच ब्लैक में है वो जो कौम है, पिच ब्लैक में। उनको पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है और इनके यहाँ क्या हो रहा है और क्या उनके हकूक हैं।
बिल्कुल ऐसी। तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो बात की उस पर हम बात करें, एनालिसिस लेंगे। फिर उसके बाद इंडिया को एक और जो सिफारती महाज है और फौरन जो मामला है उनके वो खराब ही चल रहे हैं। तो ताजिकिस्तान की तरफ से अब वो बेस जो भारत के पास थी और स्ट्रेटेजिक उसकी बड़ी वैल्यू थी भारत के लिए, तो वो वापस ले ली गई है। 2022 में तो खत्म हो गया था, फौजें वापस चली गई थी, लेकिन मामला रुक गया था। अब बाकायदा तौर पर रशिया को दे दिए बेसों में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बेइज्जती की बात है मोदी के लिए। और लोग और वो जो ऑपोजिशन है उनसे बड़े सवाल भी कर रही है कि ये आपकी सफारतकारी है, हर जगह से जो है आप बेइज्जत हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और भारत ने स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ बनाई हुई थी अपर साइड से, मतलब सेंट्रल एशिया को जरा काबू करने की, इस बेस के जरिए पाकिस्तान पर भी हमलावर होगा और सारी चीजें होंगी, तो वो बेस अब भारत की नहीं है। यानी सेंट्रल एशिया में कोई स्पेस भारत के पास अच्छा, अभी तो आप क्रिकेट में जितना भी जीत में खुश हो लें, दुनिया में उस क्रिकेट की जो आपकी जीत है इंडिया की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो वैल्यू है वो ये है जो 7-0 है। हाँ, वो है उसकी जी हाँ, उसकी वैल्यू और उसकी वजह से जो इंप्रेशन और सबका बिहेवियर इंडिया से बदल गया है भाई। लिफ्ट ही नहीं करा रहे। बिल्कुल। बच्चे कॉर्नर में इसको खड़ा कर दिया कि आपसे बात नहीं करनी, आप तो साइड पे हटें। तो मोदी के लिए काफी ही एम्बैरेसमेंट है डेली बेसिस। ऐसे तो इसकी भी हम बात करेंगे, इस पे एनालिसिस होगा, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। फिर शुगर प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और 210 220 के करीब पहुंच गया है पर केजी। चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। हम नई मुहिम चला रहे हैं, चीनी छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। तो इसकी हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। फिर इजिप्ट में म्यूजियम ओपन हो गया, 20 साल से उसकी तामीर की जा रही थी और अब अल्टीमेटली फाइनली उन्होंने ओपन किया है। ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है ये, और आपको पता है कि 7000 साल पुरानी सभ्यता है, तारीख है, सब चीज है। देखिए 7000 साल पुरानी तारीख को आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। और अब टेक्नोलॉजी की मदद से तो वो लेजर शो से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पुराने हिस्टोरिकल कैरेक्टर को दोबारा दिखा सकते हैं। हम आपको इस पे एक स्पेशल पैकेज दिखाएंगे जी, देखिएगा जरूर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीत ली है, मुबारक हो आपको। साउथ अफ्रीका को हरा दिया, बाबर ने अच्छा खेल लिया। देखा है या नहीं आपने बाबर का? असर हुआ हमारी बातों का। देखिए, थैंक यू। आप पहले बोल देते, पहले बता देते। नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको हमारी बातों का ना असर हुआ। या तुम पहले बताए थे, आप पहले बोल देते यार, मतलब कोई बात नहीं, इतना सा था तो पहले ही। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना नादिया, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है 2-3 महीने बाद, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो खैर उसकी हम बात करेंगे। सीरीज पाकिस्तान ने नाम किया है। अच्छा, फिर जनाब जिनकी शादी और उसकी शादी क्या है ये हम लोग अपने शो पे ड्रामों की बात करते हैं। वैसे तो मैं दूसरे शो पे रिव्यूज करती हूँ, इधर ये कि न्यूज़ रिलेटेड कोई चीज़ के जी ड्रामों से जुड़ी हुई, और खासतौर पे इंटरव्यूज और आर्टिस्ट से बात करें उस ड्रामे के बारे में जो कि न्यूज़, हाँ बिल्कुल, जो कि न्यूज़ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, उस पर क्यों ना बात की जाए। इसमें जो अब हम ड्रामास में देख रहे हैं यूट्यूबर्स जो एक्टिंग कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं, तो इसमें रुमैसा हैं। खास हम रुमैसा से बात करेंगे, इतनी टैलेंटेड बच्ची है और कमाल ये कि उसका नाम जो है ना ड्रामे में क्या नाम है उसका भला? अच्छा, क्या नाम है इसका, मुझे बताया ना। नादिया। जिनकी शादी उनकी शादी, नादिया, और हर तरफ नादिया नादिया नादिया। और मैंने कहा ये मेरी प्रमोशन एक ये और एक वो बग्गे वाला, मुझे बग्गे वाला मेरी प्रमोशन करा, नादिया। और एक ये आजकल मेरा नाम बहुत इन है। तो रुमैसा से बात करेंगे अबाउट दिस ट्रेंड्स। ये वाहिद ड्रामा है टीवी पे इस वक्त जिसको बच्चे देख रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए, जिनका थोड़ा सा ड्रामा। सोचो हमारी कितना हमारा ड्रामा नहीं है, कोई किड्स कंटेंट है ही नहीं। ये वाहिद है कि बच्चे आर हुक्ड टू दिस ड्रामा एंड वाचिंग विद सो मच। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मजे की बातचीत होगी भाई, ये तो ठीक है। अच्छा, फिर अब 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द लिंग्विस्टिक्स ये मुनक़िद की जा रही है NED यूनिवर्सिटी में 5 से 7 तारीख तक। और ज़बानों की क्या अहमियत है? ज़बान ज़ाहिर है एक मीडियम है लोगों से कम्युनिकेट करने का, तो दुनिया भर में जो ज़बानें बोली जाती हैं उनकी अहमियत से मुताल्लिक़ इसमें उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी है, स्पेनिश भी है और सारी जितनी भी ज़बानें हैं। इसका आपको तभी पता चलेगा जब आप कभी जर्मनी जाएं और फंस जाएं या फ्रांस जाएं, मेरी तरह जाएं और आपका फाइन हो जाए। सही बात है। जी हाँ, ट्रेन पे, और कुछ समझ ना आए कि वो क्या बात कर रहा है पुलिस वाला और मैं क्या कह रही हूँ, और अब्बा ने जो उसके बाद कहा कि बेटा चलो बहस नहीं करनी। अच्छा, जानबूझ के नहीं बोलते यूरोपियंस, तो जानबूझ के नहीं बोलते। ऑनेस्टली मुझे था कि हम पूछ रहे हैं, हमें जवाब दिया और गलत इंफॉर्मेशन दी, और उसके बाद फिर अपना आप केस बात ही नहीं कर सकते क्योंकि जबान का प्रॉब्लम है, बैरियर है, जानते हुए भी वो इंग्लिश में आपको जवाब नहीं देंगे। तो अगर आपको ना आए आप फंस जाते हैं। मैं पता ना, अच्छा खासा फाइन हो गया भाई। टिकट मेरा एक्सपायर था, ट्रेन पे चढ़ गई। बिल्कुल, इस पे हम बात करें, एक ट्रिब्यूट भी हमारे पास है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला की बात से आगाज करेंगे। मैंने लिया, मैंने कहा 7 दिन चलेगा टिकट। तो पता चला वो डेली का टिकट था, डेली का टिकट, फाइन तो होना था। हाँ, तो इस ज़बान की अहमियत से मुताल्लिक़ पता चला आपको।
अब हम बात करेंगे। खैर हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर, जो मैंने आपसे बताया गुमराहकुन बयान, उस पर रद्दअमल दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम हमारे जारी रहेंगे। उन्होंने ये अपना एक्स पर पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला कहाँ जा रहे हैं, हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, अफगान एक्सपर्ट हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइजन शाइन में। सर मुझे कहेगा कि पीस टॉक्स हो रही हैं, पीस टॉक्स खत्म हो गई, फिर उसके बाद टर्किश वो एक प्रेस रिलीज आ गई और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू हुई पीस टॉक्स, फिर एक, इस वक्त क्या स्टेटस है पीस टॉक्स का आपके सामने? बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए जी, ये जो पीस टॉक शुरू भी हुई थी, एक दफा पहले भी आप के साथ मेरा ये राब्ता हुआ था, बल्कि हम डिस्कस कर चुके थे और उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमें बहुत ज्यादा जो है इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और हमें अपने घर पे तवज्जो देनी होगी। अभी आप देखें जिस तरह ये टॉक्स हुए इस्तांबुल में, तकरीबन चौथे दिन, यानी ये ट्यूसडे का दिन था, जब पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा वजीर इत्तलाआत ने और फिर वजीर दिफा ने बाकायदा ट्वीट्स करके, ऐलान करके, मीडिया स्टेटमेंट इशू करके कि टॉक्स भी नतीजा रहे। और फिर आप उसके बाद जो मतलब इश्तियाल अंगेज बयानात आए दोनों साइड से, अफगान साइड ने पहल की और इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने जो थोड़ा बोरा या गारों वाली बातें की, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस दौरान इत्तलात ये थी, क्योंकि मैं खुद राब्ते में था कुछ दोस्तों के साथ, तो ये कहा गया कि एयरपोर्ट में डेलीगेशन तो ऑलमोस्ट गए थे, लेकिन फिर दोहा से राब्ता किया गया और मेरे ख्याल में दोहा में जो मोस्ट लाइकली वो यही है कि अमेरिका ने भी इंटरवेंशन की, उसने भी इंटरेस्ट लिया कि यार इस तरह तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 दिन मुज़ाकरात, 1-2-3 लाइन तो आप इतना तो लिख सकते हैं ताकि दो ममालिक जो है कतर और तुर्की है, उनकी भी तो इज्जत सादात तो रहे ना। तो उसके लिए एक ये जो बात हो गई, अगर आप देखें तो वही बातें हैं जो दोहा में हुई थी कि जंगबंदी जो है वो जारी रहेगी और आगे मैकेनिज्म के हवाले से और जो मतलब है कि किस तरह अमन को इंश्योर किया जाए, उसी हवाले से। लेकिन सर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2-3 लाइंस थी, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी वो लाइंस, यानी इसमें उसमें सब कुछ कवर हो रहा था, याद है ना आपको? बिल्कुल। नहीं, उसमें वैसे कुछ है नहीं। अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ ये है कि 6 नवंबर को हम क्या करेंगे, 6 नवंबर को हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे। वो इसी मैकेनिज्म पे बात करेंगे जब हमने 17 या 18 अक्टूबर को कहा था कि 25 अक्टूबर को हम इस्तांबुल में बात करेंगे। तो इस्तांबुल में तो 4-5 दिन हम इंगेज रहे, लेकिन ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ, देखे लड़ाई किसी की भी मतलब लड़ाई में किसी या जंग में किसी भी साइड की जीत नहीं होती, जंग तबाही होती है, खा वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जंग जो होती है वो तबाही होती है। और ये अच्छी बात है कि अभी तक हम देख रहे हैं उसके कुछ नताइज सामने आ रहे हैं। जो पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने शिद्दत पसंद यानी तहरीक तालिबान के कुछ लीडरशिप को जो है टारगेट किया है। इसके अलावा अगर देखें तो 4-5 दिन बल्कि 27 से जो है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की तरफ से कोई बयान भी इस तरह नहीं आया है, जो बल्कि ऑलमोस्ट डेली उनके प्रेस स्टेटमेंट आ रहे थे। तो कुछ तो हुआ है, ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कल जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान और उसके फिर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन, मेरे ख्याल में ये वो जो कह रहे पानी को गदला किया जा रहा है और बजाय इसके कि हम आगे बढ़े और अमन को इंश्योर करें, क्योंकि ये एक हकीकत है, हम जितने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलहदा करने की कोशिश करें ये हो ही नहीं सकता। गुज़िश्ता 50-60 सालों में अगर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ने कोशिश की, अगर इसके बाद जो हामिद करज़ई साहब या अशरफ गनी साहब के दौर में कोशिशें की गई, ये ऐसी कौमें हैं, आप इनसे अंदाजा लगाए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था, ये अब तक इट वाज नॉट अ बॉर्डर, इट वाज जस्ट लाइक अ हाईवे। आपने नहीं देखा होगा किसी हाईवे पे जो है ना 50,000 की आमद-ओ-रफ्त पैदल रोजाना होती है, और इसी बॉर्डर हमने पहली दफा सर ये जरा ये भी बताइएगा कि जहां हम पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं वहां से अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी वीडियोस जो हैं वो पोस्ट हो रही हैं जिसमें वो धमकियां दे रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, लाहौर पे अटैक करेंगे। ये वीडियोस का बनना और ऐसी जगह जिनको इतनी सोशल मीडिया का इतना अकल ही नहीं, पता ही नहीं है
इस्तेमाल भी नहीं है, ऊपर से ये बड़ी प्लान्ड वीडियोस का बनना और सोशल मीडिया पे आना, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे आपको क्या लगता है इनका इरादा है और ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बात तो ये है कि वो बड़ा जो प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा तेज है, और साथ ही इस वक्त तो एक इंडिया भी एंड कर गया है ना। इंडिया ने तो बड़ा अच्छा मौका जो है उनके हाथ आया, और आपने जो इससे एक और खबर जो जैब ने बताई कि ताजिकिस्तान वाली, तो इसी तरह अगर इंडिया इस खित्ते से वो ऑलरेडी उसको निकल रहा है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी और हर साइड पे वो फेलियर का शिकार है। लेकिन अब अफगानिस्तान में उनके लिए एक स्पेस मिल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान भी पूरी दुनिया से आइसोलेट। और आप इंडिया की स्टैंडर्ड्स को देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में उसको कोई नहीं मिल रहा है, अफगान तालिबान उनको मिल रहे हैं, और उनके साथ वो बड़ी उनकी मीडिया जिस तरह उसको हाईलाइट कर रही है। तो ये सारा इस वक्त जो है इंडिया फुली जो है वो एंगेज है, और उनकी जो सोशल मीडिया या प्रोपेगेंडा टूल्स है इंटायरली फोकस्ड है ऑन पाकिस्तान और अफगान साइड से। यहां तक कि कोशिश यही हो रही है कि विद इन पाकिस्तान जो एथनिसिटीज है, मतलब ये है कि पंजाबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, पश्तून के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, बलोच के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो लोग जो अमन की बात करते हैं, वो लोग जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, उनके पीछे जो है ऐसी बातें करना कि उनको मतलब ये है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना ताकि ये लोग खामोश हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त पाकिस्तान को, मैंने उसी दिन एक विलाप भी की थी कि पाकिस्तान ये जो 7th जनरेशन वार इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बाज़ औकात में देख रहा हूँ कि हमारे साइड से जो 1st जनरेशन टूल्स इस्तेमाल हो रही है, और इसको आम जबान में आप लोग ये जरगा शरगा या एक कबायली ज़ुआमा वगैरह कहते हैं। पाकिस्तान को इन चीजों से निकलना पड़ेगा, ये 7th जनरेशन में आना पड़ेगा। ये अब प्रोपेगेंडा वार है, ये बयानिए की जंग हो रही है, और दूसरा साइड जो है उनके साथ कुछ ऐसे ममालिक हैं जो हमसे इस जंग में शायद बेहतर हो। उनका टीवी, उनका फिल्म, उनकी सोशल मीडिया, उनकी जो है ना डायस्पोरा बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि ये 7th जनरेशन वॉर की जो आपने बात की है, क्या इसका खाका आपके जहन में क्या है? यानी कि आप सोशल मीडिया वॉर की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर में तो मीडिया है जी कि जी मीडिया को टूल बनाया जाएगा, मीडिया को वेपन के तौर पे यूज किया जाएगा। देखिए ये जो है ना इस वक्त अगर आप देखिए अफगानिस्तान साइड से जो प्रोपेगेंडा हो रही है, आई डोंट कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये हो रही है कि एक तो पाकिस्तान में जो पश्तून कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही पंजाबी कम्युनिटी जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, और कोशिश ऐसी की जा रही है जैसे कि ये पंजाबी और पश्तून जो है ये दुश्मन है, और ऐसा प्रोपेगेंडा बड़ा एक्सेसिवली किया जा रहा है कि पश्तून जो है पाकिस्तान में ये मतलब ये है क्या है कहते हैं जिसको मतलब है कि गुलाम समझ ले, स्लेव से इनकी पाकिस्तान में जब कोई पश्तून फौज में मर जाता है। तो ये जो केपीके में सर जो आम जिरगे की कोशिशें हो रही हैं और जिरगा बुलाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं कि ये एफर्ट्स अब काम नहीं करेंगी, यानी हमें देखिए यकसुई के साथ एक साथ ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो है ना, ये जो एफर्ट्स अभी हो रही है मैं इनके साथ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें आ रही है, मस्ट बी पॉलिटिकल। मैं उस जरगों की बात कर रहा हूँ जो ये हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में शायद कराची में भी लोग कहते हैं पश्तूनों के जरगे। खुदारा पश्तूनों के जरगे अभी किधर के रहे हैं? ये सारे जो है ना ये एमी हम इनके पीछे लगे हुए हैं। ये जो सो कॉल्ड ज़ुआमा है, ये कबायली मशरान है, इनकी कोई हैसियत नहीं है पश्तून सोसाइटी में। पश्तून सोसाइटी में यूथ बल। अच्छा मुझे ये सर बताएं, आप बेहतर जानते हैं अफगान रजीम को, सियासी कोई मार्जिन है सियासी डायलॉग का कि अगर केपीके हुकूमत के कहने पर या जैसे भी पाकिस्तान कोशिश करता है कि सियासी कोई डेलीगेशन भेजेगा, वहां मार्जिन है, वो अकोमोडेटिव है, इतना आप रियलाइज करेंगे, समझेंगे बात या नहीं? देखिए बात यह है, एक तो मेरे ख्याल में ये केपी हुकूमत की डोमेन नहीं है, और नंबर और मैं अक्सर अफगानिस्तान साइड से भी और हमारे ये पश्तून का मसला नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, एंड इट शुड बी हैंडल्ड लाइक अ मसला बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ना कि पश्तून और अफगान का मसला। ये बिल्कुल नहीं है, और ये कुछ मीडिया हाउसेस यहाँ पे भी और कुछ मीडिया हाउसेस वहां पे भी और बाहर से इसको एक पश्तून मसला बना रहे। दिस इज नॉट अ पश्तून प्रॉब्लम, इट इज अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, कलेक्टिव प्रॉब्लम है। 1 2 देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बात मतलब है कि मरकज
सारी डोमेन होती है उनकी। क्या हाँ ये है कि आप इंगेज कर सकते हैं, मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लड़ाई तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 10 दफा हमने उन पे हमला किया या उनने हम पे हमला किया, एंड ऑफ द डे हमने डायलॉग पे बैठना है। अब हमने थोड़ा सा वाइडन करना होगा ये जो डायलॉग की जो कैनवस है, मैं समझता हूं। और फिर एक और गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि जब हम जरगे वाली बात करते हैं तो हम सिर्फ पश्तूनों को भेजते हैं। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। अफगान की जो है, कल मैं एक अफगान से बात कर रहा था, बड़ा सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, वो कहते हैं यार रतोडेरो में मेरा दोस्त है और मैं चाह रहा था कि उसके जरिए मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलना चाह रहा था। मतलब देखिए रतोडेरो मैं नहीं गया हूं अभी तक रतोडेरो, और अफगान सीनियर लोग जो है वो कभी सक्कर, रत्तोडेरो, हैदराबाद, टोबाटेक सिंह, ये सारे लाहौर वगैरह में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें एक ऐसी डेलीगेशन बनानी चाहिए मजहबी और सियासी समाजी जो इसका सोल्यूशन निकाले। सर व्हाट अबाउट द अफगानी इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनका वो अभी तक सिलसिला चल रहा है कि उनको पाकिस्तान से वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है? और कितने अभी तक चले गए हैं अफगानी जो मुहाजिर हैं? देखिए अभी मेरे ख्याल में काफी ज्यादा थे। इस वक्त तक जो है तकरीबन 10 लाख से ज्यादा है। एक फिगर है 1.4 मिलियन, लेकिन 1.4 जरा मुझे एग्जेजरेटेड लग रहा है, लेकिन फिर भी इट्स मोर देन 1 मिलियन जो गुज़िश्ता 2-3 महीनों में वो निकल गए और लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि अभी उनको भी पता लग चुका है कि जाके वीजा लेना है, अगर इनके कारोबार है तो वापस आना है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मसाइल है। और एक दफा नहीं, मेरे ख्याल में 20 दफा जो है टाइम को एक्सटेंड किया गया। तो इस वक्त अगर आप बॉर्डर पे देखें तो काफी ज्यादा तादाद में ट्रकें नजर आ रही हैं, दीगर गाड़ियां जो है नजर आ रही है। लेकिन एक मसला ये आया था गुज़िश्ता 2000 अक्टूबर 9 के बाद कि बॉर्डर को क्लोज किया गया था। 20 दिन हो गए, बॉर्डर बंद हो गया था, तो काफी मसाइल थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रास्ते पे थे, वो जा रहे थे या जिनको जाने दिया जा रहा था। मतलब जो ट्रेड बॉर्डर है अभी खुला है या नहीं? जो ट्रक्स वगैरह उनको जाने दिया जा रहा है या नहीं? अभी मेरे ख्याल में कल जो था, कल एक साइड से खोल दिया गया था, और चमन और तोरखम पे मेरे ख्याल में जो रेफ्यूजीज है उनको अब जाने दिया जा रहा है। कल से ये हो गया, लेकिन ये अच्छी बात है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। अफगान ट्रांजिट, जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा दिया उन्होंने, थैंक यू सर। तो वो ये सही कह रहा है ना कि इसको एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर या फिर एक पश्तून और ये पंजाबी ये मसला बनाने की कोशिश की जाए, जो बड़ा डेंजरस है। और आप ये देखो कि इनका एक मीडिया सेल है, इंडिया का सोशल मीडिया सेल, जो अफगानिस्तान की सारी सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। आप वीडियोस की क्वालिटी देखें, एडिटिंग देखें, एक्सिक्यूशन, इनको तो बल्कि एक्सिक्यूशन से याद है कि अफगानीज जो थे वो तो सिर्फ एक वीडियो बनाते थे तालिबान लोगों को मारने की। ये जो अब डिटेल वीडियोस बन रही है जिसमें धमकियां, इफेक्ट्स हैं, AI, कौन बना रहे हैं? इनको तो नहीं आता। भारत फंडेड ये सारा इंडिया बना रहा है, भारत बना रहा है, और हमारा ये केस ये भी बड़ा मजबूत हो रहा है इंशाल्लाह। ये भी जो इनको एक्सपोज करेंगे UN में और सारे दूसरे जो हैं समिट्स में और सेशंस में, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो भारत कर रहा है। अच्छा देखें बात अपने मामला बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की हुकूमत रियासत अफगानिस्तान के साथ डील कर रही है। उस रियासत में सब हैं, सब बराबर हैं उस रियासत में। ऐसा नहीं है कि किसी कौम का मसला है, ये एक रियासत का मसला है। और दूसरी रियासत, अगर अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमलावर होगा तो रियासत के तौर पर हम एक रिस्पांस देंगे। हम की ख्वाहिश करते हैं, हमारा क्लियर हो गया स्टांस और मैसेज कि वी डोंट वांट वॉर। लेकिन ये कि फिर जब अगर ये चीजें रुकेंगी नहीं तो बड़ा फियर्स जवाब होगा। बिल्कुल ऐसे, और मेरे ख्याल जवाब इनको मिल भी रहा है डेली बेस पे। बिल्कुल ऐसे मिल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। देखते रहिए राइज एंड शाइन। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब सोशल मीडिया पे देखिए तो वहाँ भी इतनी सारी खबरें हैं, इंटरनेशनल खबरें भी हमारी इतनी हैं, बिल्कुल टक्कर पे मामला चल रहे होते हैं, हर तरफ खबर ही खबर। और डेली कुछ ना कुछ जो है ना नया सोशल मीडिया पे मैं मीडिया वगैरह में भी देख रही होती हूँ। कोई इशू बगैर विदाउट एनी बेसिस इशू बन जाता है भाई। समझ ही नहीं आ रही कि हमें ये फायदा है, ये मतलब नहीं नुकसान है, ये फायदा कुछ भी नहीं है। हर एक का राइट बन गया कि किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में जो दिल करे आप बोल दो। जैसे ये बंदर के हाथ में माचिस तो नहीं आ गई है और ये जला रहे हैं। मतलब क्या हम इस आजादी के लायक है दुनिया में हर कोई? कि कोई आर्टिस्ट हो किसी भी प्रोफेशन से, उसने यार मेहनत करके एक मकाम उसने हासिल किया, उसकी इज्जत है। आप फौरन इन अ जिफी
आप उसकी इज्जत को फौरन तार-तार कर देते हैं। हाँ। कोई भी उल्टी सीधी और स्टेटमेंट फिर कमेंट्स में सबके एक ना मॉरल पुलिस बन के उसके ऐसे चिथड़े करते हैं और ना एविडेंस ना उसके कुछ ना कुछ। किरदार के, उसके काम पे, हर चीज पे मुझे लग रहा है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कमेंट सेक्शन और पॉडकास्ट पे ठीक ठाक सख्ती मुझे लगता है होनी लोग चाहिए। तरक्की से जलते हैं, पता है जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी सक्सेस से जलते और हैं। जो कि पर्सनल बात करें ना, चाहे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, वो आपको राइट नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बिल्कुल बात personal करें। बात, मैं एक्चुअली सुबह कमर का देख रही थी उनकी इसको हम दोबारा बाद में उसके बात बाद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी हम जरा एक लेकिन डिस्टर्बिंग चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, भारत को जो है हर महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वस्त एशिया में अपनी वाहिद बैरून मुल्क मौजूदगी से पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। भारत को ताजिकिस्तान ने भारतीय फौज को दारुल हुकूमत दुशुंबे के करीब वाक़ आईएनए एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत वापस दे ली है। नई दिल्ली ने यह कहा था कि ताजिकिस्तान में जो हमारी बेस है ये स्ट्रेटेजिक कामयाबी है हमारी, और वो क्यों? ताकि चाइना को मॉनिटर करें, उसके करीब रहें, पाकिस्तान को मॉनिटर करते रहें, उनके करीब रहें, पाकिस्तान को धमकाते रहें, और अगर कभी वॉर की सिचुएशन आए तो उस बेस का इस्तेमाल करें। 2022 में खैर उनके फौजी का इनखला हो गया था वहां से, लेकिन अब हुआ यह है कि ताजिकिस्तान ने रशिया को यह बेस दे दी अपनी। तो इसलिए भारत में बड़ा नई दिल्ली सरकार हिल सी गई है और वहां ऑपोजिशन बड़ी सख्त तनकीद कर रही है। तो हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर मुझे बताएं पहले तो इसकी जरा स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ वो कह रहे थे और हमारी बड़ी कामयाबी है ये, थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन करें, आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं कि क्या है इसकी मिलिट्री जबान में, इसके सिंपल आप हमें बताएंगे इसकी बेस की इंपॉर्टेंस क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो सेपरेट हो गई रशिया से, तो उनकी एक डेफिनेट एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनती है क्योंकि वो बैकयार्ड है रशिया का। अभी जो कुछ यूक्रेन में भी हो रहा है तो अमेरिका चाहता है कि रशिया को किसी हद तक इंसर्कल कर सके और उसकी एक प्रेजेंस हो, उसकी एक किसी हद तक इम्पोर्टेंस रहे इस पर्टिकुलर रीजन में। जिस तरह अभी भी वो कोशिश कर रहा था कि बगराम एयरबेस में भी आए अफगानिस्तान के, और उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि ये एक एनर्जी रिच कॉरिडोर है, एरिया है, और एक राउट भी बनता है विच कनेक्ट्स नॉर्थ विद साउथ एंड ईस्ट विद वेस्ट। तो उस लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जरूर है इन कंट्रीज की। दो के ज्यादातर ये कंट्रीज जो हैं लैंड और कंट्रीज हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो आज या कल में अमेरिका में इन पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सरबराहान का इजलास हो रहा है ट्रंप के साथ। सो हैविंग सेड दैट, जो ताजिकिस्तान है वो बिल्कुल पाकिस्तान के, अगर आप नक्शा अगर आपके सामने है या बिल्कुल है सर, बिल्कुल नॉर्थ, जी कश्मीर के बिल्कुल नॉर्थ में वो बनता है, और दैट इज द क्लोजेस्ट कंट्री आप कह लें अगर एरियल रूट लिया जाए या जो ऊपर से बर्ड्स आई व्यू से देखा जाए। और उसमें अफगानिस्तान जो है बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसे कहते हैं वाखान कॉरिडोर, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है क्योंकि वो जो है बिल्कुल कनेक्ट कर देता है पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से, अगर वो मतलब अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान के पास हो तो। ताजिकिस्तान की जो बेस है, आईनी बेस, ये इंडिया ने एक्वायर की थी 2002 में, और इनिशियली ये छोटी इसकी एयर स्ट्रिप थी, और इंडिया ने खुद ऑफर की थी ये कि हम इसको एक बड़ी एयर स्ट्रिप यानी कि इसको फाइटर एयरक्राफ्ट के काबिल बना सकेंगे जहां से वो टेक ऑफ और लैंड कर सके, और इसकी एक्सटेंशन की थी 2000 मीटर से 3000 मीटर तक। सो उसके बाद इन्होंने कुछ अरसा उधर ये Su-30s और गनशिप हेलीकॉप्टर्स रखे, और इनके तकरीबन एक टाइम पे 1000 के करीब लोग भी उधर मौजूद थे। और मेनली ये इसका जो पर्पस था, एक तो डेफिनेटली जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ये पाकिस्तान को एक थ्रेटन किया जाए, पाकिस्तान को एक टू फ्रंट वॉर वाला एक कॉन्सेप्ट दिया जाए, और दूसरी ये कि लॉजिस्टिक सप्लाई की जाए उन ताजिक्स को, और जो अहमद शाह मसूद वाली फोर्सेस थी जो कि तालिबान के अगेंस्ट लड़ रही थी, और इंडिया इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा था। अभी तो उन्होंने दोबारा से चेंज कर दिया अपना, और वो तालिबान के साथ भी हो गए, लेकिन उस जमाने में ये नॉर्दर्न अलायंस के साथ बहुत हैंड इन ग्लव्स थे, और उनकी जितनी लॉजिस्टिक्स थी वो थ्रू ताजिकिस्तान आती थी। और ताजिकिस्तान वो कंट्री है जिसने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को भी सपोर्ट किया था इन यूनाइटेड नेशन। सो ये सारा एक सिनेरियो था जिससे फायदा उठाते हुए इंडिया ने अपनी एक बेस उधर एक्वायर की, और उसको बड़ी एक विक्ट्री समझा गया कि एक बहुत विक्ट्री है कि पाकिस्तान को भी इंसर्कल कर दिया है, चाइना को भी ओवरलुक कर सकते हैं,
और फाइटर्स और काफी हद तक इनकी मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स की प्रेजेंस है उधर। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली जब इनका लीज एग्रीमेंट जो था वो 2022 तक था, उसके बाद इत्तेफाक से 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, और एक्सटेंशन के बाद भी इनकी किसी हद तक प्रेजेंस जरूर रही, ताकि वो चाहते थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इधर इनकी प्रेजेंस रहे, और ये किसी हद तक तालिबान के साथ भी जिस तरह वो हैंड इन ग्लव्स हो गए हैं उसको इस्तेमाल करते रहें। लेकिन चूंकि उस एरिया में चाइना और रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, और रशिया नहीं चाहता कि कोई तीसरी ताकत जो है उसके बैकयार्ड में आए, तो वो कॉन्स्टेंटली उनको पहले भी फोर्स कर रहा था कि इसे खत्म किया जाए। तो बहरहाल अब जो है इंडिया की कोई प्रेजेंस उधर मौजूद नहीं है और कंप्लीट विड्रॉल हो चुका है, और ऑफिशियली जो है वो आप कहें कि रशियंस ने उसको टेक ओवर कर लिया है, उसका कंट्रोल जो है रशियन फोर्सेस के पास। अच्छा, तो ये बाय फोर्स कहेंगे, कोई उनको उसने उनके ऊपर प्रेशर डाल के उन्होंने कंट्रोल लिया है, या ये कि ताजिकिस्तान ने खुद अपनी खुशी से उनको ये जो है कंट्रोल वो तो 2022 में खत्म हो गई जी, लेकिन अब जो सिचुएशन और इंडिया को अब एक्सेस नहीं दे रहे, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? लाइक आई सेड कि जी ये रशिया का प्रेशर है या उनकी मर्जी है? देखिए जी, ऑफिशियली कंट्रोल जो है वो रशियंस ने अपने पास रखा हुआ है, कोई उन्होंने एज सच कोई ऑक्यूपेशन तो नहीं की, लेकिन चूंकि वो बैकयार्ड बनता है रशिया का, तो इन कंट्रीज में रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रशियंस ही की तरफ देखते हैं अपनी तमाम चीजों की। उनके जितनी गवर्नमेंट्स हैं सेंट्रल एशियन की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान, ये सब मोस्टली जो है उधर इन्फ्लुएंस रशिया ही का मौजूद है और प्रो रशियन गवर्नमेंट्स हैं। तो रशियन जो है वो जाहिर बात है काफी हद तक उस पर कंट्रोल, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल भी है, उनका मिलिट्री कंट्रोल भी है, और डिप्लोमेटिक कंट्रोल तो एनीवे उधर मौजूद है रशियंस का। एज सच ऑक्यूपेशन नहीं कहेंगे, बट इट्स द इन्फ्लुएंस जो बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे इंडिया, तो फिर काफी डिसअपॉइंट भी हुआ होगा नहीं? जी बिल्कुल, देखें इंडिया तो कितना ये सेटबैक है, कैसा सेटबैक है ये उनके लिए? ये बड़ा सीरियस सेटबैक डेफिनेटली। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने भी ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि एक और डिप्लोमेसी में उनको जो है ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेस आप कहें उनके लिए हो सकती थी, और जिससे वो पाकिस्तान को कम से कम जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, हमारी नॉर्दर्न बेसिस हैं जो आप जानती हैं, और उस लिहाज से वो एक बड़ा फैक्टर बन सकता था कि वो जहाज जो कि हम पीछे की तरफ अगर लेकर जाते हैं अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ में, तो इस साइड से इंडियंस के पास ये ऑप्शन थी कि वो अटैक कर सकते थे, और अगर वो उसको इस्तेमाल करते तो वो डेफिनेटली एक पाकिस्तान के लिए एरिया ऑफ कंसर्न था, लम्हा फिक्रिया था। तो इंडिया को ये डेफिनेटली एक शिकस्त है, और मेरा ख्याल में इंडिया वुड हैव वांटेड, मतलब वो डेफिनेटली चाहता था कि इधर इसकी प्रेजेंस। बिल्कुल आमिर साहब, ये तो आपने बता दिया कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब रशिया के आने से आप मुझे बताएं कि क्या कोई गेम चेंज, कुछ यानी कोई तब्दील होंगे डायनामिक्स खत्ते के? क्योंकि देखें ना, वो बगराम एयरबेस का आपने खुद ही कह दिया, चाह रहा है यूएस भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ रखना चाइना को देखने के लिए। रशिया ऑलरेडी, चाइना, ये हम ब्लॉक एक ही समझते हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है यहाँ, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है मुमकिन तौर पर? इसको एनालाइज करें जरा। देखिए, इंडिया के मुकाबले में तो डेफिनेटली हम किसी और मुल्क को आना जो है वो हमारे लिए डेफिनेटली बेहतर है। रशिया के साथ हमारी वो हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा ये कि रशिया का इन्फ्लुएंस हमेशा से इधर मौजूद है, रशिया का तो ये हिस्सा भी रहा है। तो हमारे लिए कंसर्न तब होता है कि अगर कोई मेजर पावर जो है वो अफगानिस्तान में आ जाए। अब अफगानिस्तान में मेजर पावर नहीं भी है, तो अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है उधर इंडिया का, और वो एक रोग कंट्री के तौर पे, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट के तौर पे हमारे अगेंस्ट जो एक्शंस ले रही है। लेकिन सर, मेजर पावर्स का यहाँ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस जो आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ, यूएसएसआर और उसका जाहिर है यूएस का, देखे ना वो एक हिस्ट्री रही है, तो दोबारा आप कोई ऐसा देख रहे हैं मामला? क्योंकि सर जंग तो रहती है रशिया और यूएस में। जी, ये बिल्कुल रहेगा। देखें, मैंने जिस तरह गुजारिश की थी कि ये वो एरियाज हैं जो कि बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और सेंट्रली लोकेटेड हैं, ये सिल्क रूट का भी हिस्सा रहे हैं, और इनके ऊपर हमेशा एक ग्रेट गेम होती रही है। किसी जमाने में वो ग्रेट गेम जो थी वो रशिया और बरतानिया के दरमियान होती रही, और आज वो ग्रेट गेम जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान मेनली हो रही है, और रशिया जो है काफी हद तक चाइना की साइड पे है और उसे सपोर्ट कर रहा है।
चाइना इन एरियाज में बहुत इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट कर रहा है एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न, और उसको एक राउट के तौर पे सीपैक के अंदर वो जम करना चाहता है। अफगानिस्तान को भी वो चाहते थे कि वो इस मामले में इस तरह से हो, जिसकी अभी तक उनकी कोशिश है, लेकिन अमेरिका चूंकि वो नहीं चाहता कि इस एरिया में उस लेवल की एक स्टेबिलिटी आए और इनका इन्फ्लुएंस बढ़े, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना हो सके, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्टिविटी के लिए भी रशिया और चाइना इन्हें इस्तेमाल ना कर सके इन स्टेट्स को। तो ग्रेट गेम का जो महवर है आपके, या ग्रेट गेम का जो एक मेन स्प्रिंग बोर्ड है, वो हमेशा से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होगी। तो सर इस मूव से ट्रम्प खुश हो गए आपको लगता है या नहीं, या उनको बुरा लगा होगा? जी ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि ट्रम्प चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, यानी अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया पे मल्टीपोलर किसी तरह से भी ना हो, और वो ये चाहता है कि मल्टीपोलर या बाइपोलर रीजन्स हो, एंड दिस इज व्हाट ही वांट्स इन सेंट्रल एशिया आल्सो एज वेल एज इन एशिया। So he's not happy with the arrangement. सही, मतलब he is not happy with the arrangement. आसान लफ्ज़ों में। He will not, जी बिल्कुल, वो चाहेगा कि किसी एक मुल्क का भी किसी रीजन पे भी इन्फ्लुएंस ऐसा ना हो कि वो यूनिपोलर तौर पे उधर ताकत बन सके। तो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प चाहेंगे या उनकी कोशिश होगी किसी तरह से, और वो मैक्सिमम ग्रैब करना चाहते हैं इधर के मिनरल्स। यानी बिल्कुल Thank you so जी much, जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये शुक्रिया। सूरत Thank हाल you हो for गई। your बस time। एयर मार्शल अब रिटायर्ड अजीब बात आमिर देखो मुस्तफा कि ये रशिया और आपने वक्त इंडिया, दिया। इनका तो बड़ा ट्रेड है, ये तो बड़े दोस्त हाँ, लगते यही तो थे। इंटरेस्टिंग हो मुझे गया ना समझ सूरत हाल, नहीं आती, यही यहाँ मैं इंटरेस्टिंग थोड़ी है। सी बुखला जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि ये परेशान हो जाती हूँ कि ये तो दोस्त है भाई। लेकिन दोस्त है, जाहिर है वो दोस्त है, तिजारती, लेकिन ये कि भारत का इस इक्वेशन में काम नहीं है कहीं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखें ना रशिया और चाइना के जो टाइज हैं वो भारत और रशिया के उतने टाइज नहीं है। अब देखिए चाइना और रशिया और ये रीजन को स्ट्रेंथन इन्होंने करना है। अब अगर भारत इसमें अलग जाता है और वो यूएस का या जो भी दूसरे ब्लॉक का हिस्सा बनता है, तो सास बहू के ड्रामे में ऐसी सस्पेंस और क्या कहते हैं शरारतें और साजिशें होंगी जो आप इंटरनेशनल, आपको भी पॉलिटिक्स में देख लें, इनके जो मामलात हैं इंडिया के, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग कितना है, वेरी इंटरेस्टिंग वाकई है। अगर आप इसमें बिल्कुल घुस जाएं और फॉलो करना शुरू कर देना तो आप बड़ा इंटरेस्ट लेंगे और आप कहेंगे ओह ये क्या हो रहा है। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाइए। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और शुगर पे बात करेंगे। चीनी, क्या बात है, मतलब ये कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बेशक आपके घर में, जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, व्हाइट शुगर मेरे घर में नहीं होती। अच्छा। कोई बिस्किट खा लेंगे लेकिन चाय में चीनी नहीं डालनी। अच्छा, लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि बिस्किट तो खा रहे हैं ना, उसमें तो है ना चीनी, और ब्रेड में और कितनी चीज़ों में शुगर का इस्तेमाल तो होता है। इसलिए जब चीनी महंगी होती है तो बाकी चीज़ें महंगी। हाँ, वैसे हर घर में हो रही है, इस्तेमाल तो होती है। आप बड़ी अच्छी बात है वैसे, आप व्हाइट शुगर, मुझे तो नहीं, व्हाइट शुगर नहीं चले। लेकिन चीनी का बहरान भाई अब तैयार है, लग रहा है कि पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और ओपन मार्केट में चीनी की सरकारी कीमत पर अदम दस्तयाबी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 210 रुपए और कहीं 220 रुपए में भी फरोख्त हो रही है। और आप देखें आर्टिफिशियल शॉर्टेज ये पैदा की जाएगी, बहरान पैदा किया जाएगा। पहले होर्डिंग्स करने के बाद, होर्डिंग्स तो हो चुकी होंगी, ठीक है, अभी बहरानों का शॉर्टेज हो गई, चीनी नहीं मिली, चीनी नहीं मिली, और उसके बाद ये 210, 220, 250 पे जाएगी कि भाई शॉर्टेज है। किसी दुकान वाले के पास आओगे, भाई अभी मैं 2 किलो दे रहा हूँ, ये बहुत है, ले जाओ ये 250 में। मैं कपड़े चेक कर रही थी, मैं कहा भाई आपकी ये बड़ी महंगी नहीं है प्राइसेस, कह रहे हैं आप ही चीनी इतनी महंगी होगी। अच्छा, कपड़ों का भी चीनी में क्या ताल्लुक है भाई? सही है। तो किताबें महंगी हो रही हैं कि चीनी महंगी होगी। अब ये जो बहाने बना रहे हैं ना आप ऐसे, ये उल्लू बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं चीनी से। हाँ जी, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का यही हाल है, और पंजाब का भी यही हाल है, लाहौर का भी यही हाल है। तो सबना कमाल ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमें बताएंगी कि लाहौर में और पूरे पंजाब में चीनी किस दाम फरोख्त हो रही है। सबना मुझे बताइएगा कहाँ पहुँच गए? 210, 220 तो कराची में हो चुका है मामला, वहाँ क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए अब टमाटर के बाद चीनी भी लग्जरी आइटम बन चुकी है, और चीनी की कीमत अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम की पहुंच से भी बाहर होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त लाहौर में चीनी का सरकारी रेट 179 है, लेकिन मुख्तलिफ दुकानों पर इस वक्त 210 से 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चीनी अभी नायाब है और गैर मयारी चीनी है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। तो हम ज़रा शहरियों से बात कर लेते कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा, चीनी मिल रही है आपको? जी तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए चीनी के लिए,
तो चीनी मुझे कहीं पे यहाँ पे दस्तयाब नहीं हो रही, और जहाँ पे एक दुकान पे पीछे मुझे चीनी मिली है 220 रुपये रेट है, और वो भी बिल्कुल पाउडर, वो टेस्टलेस है, उसको लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मुझे बताइएगा, चीनी नायाब है, जहाँ मिल रही है महंगी मिल रही है, फिर आप जैसे बता रहे हैं क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, पाउडर जैसी है, तो क्या कर रहे हैं उसके अल्टरनेट पर आप? मैं जी अब यही है, मैं ऑफिस से भी अब लेट हो गया हूँ। देखें, अब मैं फीकी चाय पी के फिर चला जाऊँगा, यही है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम कितना फिरे हैं चीनी के लिए। जी देखें, लाहौर की सूरत हाल तो ऐसे ही है कि शहरी पूरा शहर पूरा इलाका फिरते हैं, उन्हें चीनी नहीं मिलती, और जब चीनी मिलती है तो वो भी गैर मेयारी पाउडर जैसी चीनी होती है। अब क्वालिटी वाली चीनी भी वो भी शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने भी काफ़ी सारे वादे दावे किए थे कि चीनी की जो कीमतें हैं उनमें इस्तेकाम लाया जाएगा, लेकिन चीनी की कीमतों में इस्तेकाम आने की बजाय जो है कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जबकि दुकानदारों से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि पीछे से चीनी नायाब है, और चीनी ना मिलने की वजह से जो है वो चीनी महंगे दामों में फ़रोख्त करने पर मजबूर है, जबकि क्वालिटी भी जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी डाल देता वो जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज सबको कहो कि चीनी का देखिए, चाय में चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें, आप जो है नेचुरल गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेस्ट इस तरह मैं करती हूँ कि शुगर ले ही ना आप चाय में। और ये जो शहरी थे, 1 घंटे से बेचारे वो चीनी के लिए मारे फिर शहरी भाई को तो मैं कहूंगी कि कोई ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहता कि अगर मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ये चीनी की बात हो रही थी या रिश्ते की बात हो रही थी कि दोनों नायाब हैं। 1 घंटे में तो बहुत कुछ मिल जाता। सबना बहुत शुक्रिया, आपने आप भाई आप छोड़े, और आपने बताया कि लाहौर क्या शहरी को कहूंगी आप ऑफिस जाएं, उसके लिए लेट हो रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चाय, और फिर भी देखें बगैर चीनी के ही गए ना, आप बगैर चीनी के चाय के ही ऑफिस जाएं। बिल्कुल कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, वहां जाके पी लें। अच्छा, तो कराची में क्या हाल है? वकास बाकर ने में ज्वाइन किया है, और वो बताएंगे कि क्या वाकई यहाँ भी शहरी मुख्तलिफ शॉप्स में घूम रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही है, होर्डिंग हो गई है। बताइए जरा वकास। कराची अजनास की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन इस वक्त हम कराची में जब अजनास की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर कीमतों में भी खासा फर्क है। सितंबर में कमिश्नर कराची की जानिब से ये ऐलान किया गया कि कराची डिवीज़न के लिए चीनी की फी किलो होलसेल कीमत 174 रुपये और रिटेल कीमत 177 रुपये होगी। ताहम इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची की किसी भी मार्केट में इस दाम पर चीनी दस्तयाब नहीं है। चीनी की दस्तयाबी का कोई मसला नहीं है, चीनी की कीमतों के पर आमद दरामद का मसला है। इस वक्त कराची में जो सरकारी निर्ख है वो 177 रुपये रिटेल की कीमत है, लेकिन करीब 195 से लेकर 215 रुपये किलो तक जो है चीनी मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त की जा रही है। कराची में एक और जो बड़ा मसला है, मुख्तलिफ इलाकों की जो मार्केटें हैं, जैसे कहीं पोश एरिया की, नॉर्थ कराची की हम बात करें तो वहाँ पर दोनों मार्केटों में कीमतों का खासा फ़र्क होगा, और चीनी की कीमत में भी यही सूरत हाल है। होलसेल मार्केट में चीनी दस्तयाब ज़रूर है। कुछ वक्त पहले अभी होलसेल मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया था कि चूंकि अब पाकिस्तान की अपनी जो शक्कर है वो आने वाली है मार्केट में, और गन्ने की पैदावार जैसे ही उतरेगी, क्रशिंग का आगाज़ होगा तो चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। लेकिन चीनी की कीमतें कम होने के बजाय इस वक्त भी बढ़ी हुई हैं, और यही वजह है कि कराची में भी चीनी की कीमत 195 रुपये से लेकर 215 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। तो वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सैड तो है बात, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में चीनी को कम कर दें तो बेहतर है। पता है बहुत ज़्यादा चीनी का घरों में इस्तेमाल होता है। अगर आप 2 चम्मच लेते हैं और दिन के कितने चाय के कप पी रहे हैं? जी जी, अगर आप 3 नहीं 4-5 भी पी रहे हैं तब भी बहुत ये है। एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको सिर्फ नुकसान है और कोई फायदा नहीं। और बहुत जगह तो साइंटिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ने जो है ना इसको कंपेयर किया है विद नशा। बिल्कुल, जिंदगी में मिठास लाएं, चीनी को जिंदगी से निकाल के। ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करती है, बॉडी में आपके उछाड़ बिछाड़ कर देती है, इंसुलिन को डिस्टर्ब कर देती है। प्लीज क्विट पॉइजन है ये, बिल्कुल व्हाइट शुगर को बिल्कुल जिंदगी से निकाल दें। और देखिए ये तो होता रहेगा मार्केट में, अगर आप ऐसे ही चीनी के पीछे भागते रहेंगे ना तो चीनी आगे आगे भागती रहेगी आपके। मैं तो आती नहीं घर में। चीनी को मौका दे के वो आपके पीछे भागे। जिंदा है, कॉफी चाय नहीं मतलब मैं सही कहा ना, चीनी के पीछे भागेंगे तो चीनी आगे आगे भागेगी। नो टू शुगर, सीधी सीधी बात है। हाँ, चीनी खुद
आपके पीछे आएगी अगर आप चीनी हाँ आप हाँ अच्छा रिश्ता और अब चीनी देखे ना। आप उसकी तलाश में ना जाए, वो खुद आपको देर ढूंढ से रहा है। समझ रही हैं आप। वो खुद ढूंढेगा आपको, अच्छा रिश्ता और चीनी भी। देर से समझ रही हैं ना आप, देर से समझ रही हैं, मसला ये है इस वक्त। अच्छा खैर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी आगे बढ़े। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जनाब एहराम मिस्र के करीब दुनिया के सबसे बड़े कदीम नवादरात के अजायब घर ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया मैंने गया है। इस म्यूजियम के लिए जाना है इजिप्ट। जाना है, मैं बता वो रही देखे ना, हूँ। वो देख गए मनाजिर तो देखे ना आप, कितने जबरदस्त खूबसूरत फायरवर्क्स वहां पर हुआ है इफ्तिताह के दौरान। उसके बाद डांस परफॉर्मेंस भी हुई है और 20 साल में ये म्यूजियम तामीर हुआ है क्योंकि बहुत सी चीजें पेंडेमिक आती रही। हाँ कोई मामला ज़ाहिर इस तरह के होते रहे, वो खित्ता तो अनरेस्ट का शिकार है ना ये सारा, तो इसकी वजह से भी कुछ रुकता रहा काम, फिर पेंडेमिक भी आ गई उसकी वजह से। और क्या रिच हिस्ट्री, 7,000 ईयर्स की हिस्ट्री है ये मिस्र की जो है। तो उसमें जनाब रेमेसिस डोम का भी उसमें मुजस्समा है। क्रिप्ट्स इनकी, वो जो ममीज के बारे में क्या कमाल चीजें सुनी है, जो मूवीज ममी रिटर्न देखी होगी आपने। बिल्कुल। मैंने जाना है, मुझे देखना है। देखे ना वो जो फिरौन और उसका हजरत मूसा और फिरौन का जो वाकया है, आप देखें एहराम मिस्र और सारा किस तरीके से वो रूल करते थे और कैसे उन्होंने बिल्कुल ही ह्यूमन राइट्स को ख़त्म किया हुआ था। ये जो तामीरात भी हुई हैं, जो आप देख रहे हैं पिरामिड्स देख रहे हैं, इसकी तामीरात को आपने यकीनन मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे गुलामों पर जुल्म करके और तमाम ही मतलब जितने भी हुकूक होते हैं, इंसानी हुकूक, बुनियादी जानवरों की तरह ट्रीट किया। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और इन इस म्यूजियम में जो खास बात अब आज के दौर में आप देखें कि सिर्फ जो नहीं होंगे, बल्कि इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेज़र टेक्निक और इल्यूजन से ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं वो रिक्रिएट करेंगे, आपको दिखाएंगे। दिस विल बी एन एक्सपीरियंस कि आपको वो कैरेक्टर्स अपने सामने नजर आ रहे होंगे और आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से अब म्यूजियम का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। बिल्कुल, जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी है, तारीख में दिलचस्पी है, तो उनके लिए तो बड़ा एक सेक्टर ऑफ अट्रैक्शन है कि मिस्र जाकर आप वहाँ उस मोमेंट में मौजूद हैं। बिल्कुल, बड़ी फैसिनेटिंग है। अभी बहुत सारी चीजें तो ये देखिए रिलीज नहीं कर रहे हैं, अभी वीडियोस पे नहीं दिखा रहे, अभी जरा लॉन्च वॉन्च हो जाए उसके बाद आप देखिएगा बड़ी कमाल लेजर शोज और इसमें क्रिएट किए हैं, रिक्रिएट किए हैं। अच्छा, एक तो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है और दूसरा ये भी है कि हर उरूज को ज़वाल का जो एक आपको फील आता है ना, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग अपने आप को वक्त का खुदा समझते हैं, बादशाह, लेकिन ना कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारा एक मैसेज भी है इसमें। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खेल कूद की बात करें और वो भी खुशी के साथ। हाँ, पता है आपको क्या हुआ है? पाकिस्तान ने हरा दिया है T20 सीरीज साउथ अफ्रीका को। ऐसी बात है कि हमारी टीम है भाई, मजाक है कोई? आप मजाक लेती है हमारी टीम कैसे बदल, इसने टीम बदल दी। इतनी बेहतरीन, इसे कहते हैं टीम बदलना। आज देख रही हूँ आंखों से। लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर तनकीद की, जो बनती भी थी, मायूसी भी थी, दिल दुखा हुआ था उनके फैंस का भी और हमारा भी। और उसमें बाबर आजम का खास तौर पे जब वो कॉन्स्टेंटली डक्स लेके घर जा रहे थे तो उस पर बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारी डांट का इतना असर होगा। और बाबर आजम की जो है एक होता है जैसा यादाश्त वापस आ जाती है जब कुछ सर पे दोबारा जख्म डालो ना, तो मुझे लगता है हमारी बातों का उन्होंने असर लिया है और उनकी गेम वापस आ गई। उनको फिर से याद आ गया कि अरे खेलते तो ऐसे हैं, बैट तो ऐसे चलाते हैं। और देखिए बाबर का ही बैट चला है, ये बात है। T20 और किसी का नहीं चला। मेरा ख्याल है हमें थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू बाबर। हमें वो थैंक यू करें हमें। अच्छा, वो थैंक यू करें क्योंकि हमारी बात का असर तो हुआ है आप पे। अच्छा जी, तो जनाब T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली और बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखे ना T20 सीरीज का जीतना, आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आगे भी मैचेस आ रहे हैं टीम्स के साथ, तो एक अच्छा पाकिस्तान टीम एक साथ मिलकर खेलेगी, एक यूनिट की तरह खेलेगी। बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि 140 के अंदर का टारगेट था और पाकिस्तान 140 रन टारगेट देता है दूसरी टीम को, और 140 रन ही अगर दूसरी टीम बनाए तो चेज भी कर सकता है। इसके आगे की कहानी पाकिस्तान की नहीं है। तो वो युवा साउथ अफ्रीका ने 140 रन के अंदर दिया और पाकिस्तान ने चेस कर लिया। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने में ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, कौन नहीं जानता। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। नादिया, आप भी ठीक हो? नुमान भाई आज तो एक स्माइल बनती है प्लीज। कहीं से भी नहीं स्माइल बनती। नहीं बनती सवाल। हाँ, क्यों? सवाल हम तो बड़े खुश हो रहे हैं। आप डिसेप्शन में खुश हो रहे हैं। सही बात है। नहीं, हाँ, मैं देखिए सही कह रहे हैं आप।
बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है 140। मैं यही कह रहा था कि बाबर बहुत अच्छा खेला, 68 रन बनाए, लेकिन हमारी टीम 140 की टीम है। ये है इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले दो तीन चीजें। एक तो भी नादिया ने कहा कि बाबर ने आपकी बात सुन ली। बाबर ने लोगों की बातें सुननी बंद की तो रन हुए। तो पहले तो ये चीजें एक्सप्लेन कर दूं मैं कि बाबर आजम जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल क्लासिकल बैट्समैन है और उसकी गेम ही नहीं है कि वो ब्लाइंडेड शॉट्स मारे स्लॉग करे और हाँ जी ब्लाइंड स्लॉगिंग करे। वो आप ये समझ लो कि अगर गुलाम अली साहब जो हैं उनको आप कह दें कि उन्होंने पॉप म्यूजिक गाना है तो वो कैसे लगेंगे। सो आप ज्यादती कर रहे थे बाबर आजम के साथ when you were compelling him to up for upping his strike rate and whatever। कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के भी उसका 130 का स्ट्राइक रेट है, 129 29.5 का। वेयर एज जो आपके बहुत बड़े अलामा आए हुए हैं जो सो कॉल्ड पावर हिटर्स है उनका ये स्ट्राइक रेट नहीं है। तो बाबर का जो डॉट बॉल रेशियो है वो सबसे कम है इस टीम में। सो यू कैन वेल इमेजिन कि वो सबसे कम डॉट बॉल्स खेलता है क्योंकि वो कन्वेंशनल और प्रॉपर टेक्निक मेथड का प्लेयर है तो वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करता है। बॉल टू बाउंड्री रेशियो में मैक्सिमम बाउंड्रीज इन T20 हिस्ट्री वन ऑफ द टॉप में बाबर आजम है। सो एट द एंड ऑफ द डे बाबर को आपने बुग़्ज़ बाबर में तबाह कर दिया एंड थैंक्स लगा कि अब उसको आपने दोबारा सपोर्ट किया है क्योंकि वो आके अपने ही मेथड के साथ खेला और उसने रन्स किया, बहुत खूबसूरत खेला। एक अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हाई टाइम कि ही हैज टू कम बैक टू हिज ओन एंड स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान। दूसरी जो सबसे नागवार चीज लग रही थी इस टीम में 2.25 बैट्समैन की टोटल टीम है। साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं अब भी कहता हूँ, हालांकि उसके 10-0 हो गए 51 मैचों में, हाईएस्ट हो गए T20 इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान और पिछले उसके वो 10-12 मैचों में ही जो है वो 6 जीरोस हैं। आई डोंट नो उसको जल्दी किस चीज की है, उसके पास सब कुछ है, वो बहुत मेथड और टैलेंटेड प्लेयर है एंड आई थिंक वी शुड बैक हिम अप और ही इज द वन हु कैन डिलीवर फॉर यू। थोड़ा सा उसको फोकस की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की जरूरत है। इम्पेचुअसिटी जो उसमें इम्पेचुअस हो जाता है उसको पहले 4 गेंदों में वो क्या कर लेगा, मैच खत्म कर देगा। तो ही शुड स्पेंड सम टाइम आउट देयर। 2 तीसरा साहबजादा फरहान का प्रॉब्लम डॉट बॉल्स का बहुत है कि वो बहुत ज्यादा खेलता है बट स्पिनर्स को बड़े अच्छे जो है वो हिटिंग करता है। आपने उसे विकेट कीपिंग करवा दी। अगेन बुग़्ज़ मोहम्मद रिजवान में पहले आप मोहम्मद हारिस को लेके आए, उससे अपने मतलब की क्रिकेट खिलवाने की कोशिश की, कभी चांस दिया, कभी उसका फ्लैजलिंग बैटिंग ऑर्डर रखा और बाद में बिट्रे करके उसको ड्रॉप कर दिया जब उससे परफॉर्म नहीं हुआ। अब आप एक शिफ्ट विकेट कीपर हैं, उस्मान खान कहीं से भी डिजर्व नहीं करता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब नहीं आना चाहिए। देन आपका कप्तान है, अगेन आई डोंट नो व्हाट इज द मंतक क्या है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने वनडे का कप्तान बनाया, वो फुली डिजर्व करता था कि वो T20 नेशनल्स के कप्तान बने। सलमान अली आगा फुली डिजर्व करता है कि आप उसको वनडे या टेस्ट मैच क्रिकेट में एलिवेट करके कप्तान बना दें। इज अ वेरी गुड वनडे प्लेयर एंड अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर बट नोवेयर नियर T20 क्रिकेट। वो जो T20 में नंबर 4 पे बैटिंग करता है तो आपका बिल्कुल ही मैथड फारिग हो जाता है। लेकिन नुमान भाई सलमान अली आगा आपका जो कप्तान है उसकी हर बॉल मिस टाइम हो रही है, हर बॉल में बड़ा कीनली उसको देख रहा था, कोई बॉल टाइम नहीं कर सका वो लड़का। रिस्क में उसकी जान नहीं है या वो अभी प्रैक्टिस करके नहीं आ रहा? नहीं, T20 क्रिकेट का वो प्लेयर ही नहीं है ना। अगेन आप तान हुसैन को कह रहे हैं कि वो जो है वो बिद्दू का म्यूजिक बना दे यार, वो ही हैज अ डिफरेंट गेम, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। वो कभी भी किसी लीग में नहीं खेला सवाए PSL में, और PSL में भी पिछले साल वो आधे मैच बाहर बैठा हुआ था, कप्तान वो पाकिस्तान के T20s का था। सो आई डोंट नो, शायद शदाब खान का हम वेट कर रहे हैं। यस, वो अगर फिट हो जाता है इस टीम में वो हैंड्स ऑन आता है, लेकिन कप्तान तो ना बनाए ना उसको आते ही। सही है। तो आई डोंट नो, आपकी बैटिंग यहाँ से खराब होती है। बाकी हसन नवाज को हमने थॉरली कंफ्यूज कर दिया, टेक्निकल ब्रीचेस है, जहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट आता है वहाँ पे वो एक्सपोजर हो जाता है। मोहम्मद नवाज को आपने नीचे बैटिंग करवाते हैं, इज अ फास्ट सुपीरियर बैट्समैन, इवन बेटर बैट्समैन देन सलमान आगा इन T20 नेशनल्स, उसको आप 4 पे बारी नहीं कराते। फ़हीम अशरफ को आपने कंफ्यूज रखा हुआ है।
पहले आप उससे ओवर नहीं करवाते, फिर उसे ओवर करवाते हैं। साइम अयूब को आप लेते हैं कि वो हमारा बॉलिंग भी करेगा, यानी कि बैटिंग ऑलराउंडर होगा। पहले मैच में आप उसे बॉलिंग कराते हैं, बाद में तो बॉलिंग। अगर ये 170 होता टारगेट तो आप समझ रहे चेज हो जाता? देखें, अगर मगर तो छोड़ें, एक तो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी ना, ठीक है कि आप अपने बैकयार्ड में भी मैच जीतते हैं, आपको क्रेडिट देना चाहिए, सीरीज का भी क्रेडिट दे देते हैं, हम नादिया को भी खुश कर देते हैं, सही। पर हमें डिसेप्शन में नहीं रहना चाहिए। ये टीम दो टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती, दो टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती। एनी क्वालिटी टीम। और आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो यार, सही बात है। अच्छा नुमान भाई, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, तो क्रिकेट की बात होगी ना आप लोगों की दोनों की। अच्छा, आप कर लें, बीच में कर लें, कोई बात और कर लें। नुमान भाई जरा प्लीज मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। पता है क्या हुआ, मैं अभी जो हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, हमने बाबर आजम के बारे में, बाकी क्रिकेटर्स की फिटनेस को लेके तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, तो मैं ज़रूर उस पर बात करती हूँ, शायद उनके कानों तक पहुँच जाए बात, उनके दिल को लग जाए। तो बाबर आजम की भी हमने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, और ये किस तरह का खेल रहे हैं सारा ये वो। उसके बाद हमारे एक कोलीग हैं काशिफ महमूद, बड़े अच्छे एक्टर हैं, अभी यूके मूव हो गए हैं। तो जब मैंने शो किया उसके बाद मुझे उनका मैसेज आया, और बहुत सारे मैसेजेस आए, और मैं आपको थोड़े से सुनाती हूँ, और फिर मैं उसके बाद चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम कल शो में आपको और काशिफ महमूद को लें, और वो बाबर आजम पे ना एक बाबर आजम टेलीथॉन टाइप एक चीज़ हम चाह रहे हैं कि जिसमें वो अपने, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं देख रही हूँ विद पैशन ही डिफेंडेड बाबर आजम, सपोर्टिंग बाबर आजम। बहुत ज़्यादा। क्या कहा उन्होंने, जल्दी बताएं ना नुमान कुछ भाई। नहीं, वॉइस नोट्स हैं लंबे लंबे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक दो मैसेज में, तो मैं चाह रही हूँ कि कल जरूर हम, अगर आप सही समझे तो हम उनको आमने सामने लाएं। सही, हाँ, सही, सही, नुमान समझ भाई, गए क्योंकि नुमान जिस तरह आप वो उसका जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। अब इन्होंने कहा जैसे कि रिमेंबर माय वर्ड्स, कि जब ये जीतते हैं तो सब वाह वाह करते हैं, बाबर आजम इज आवर हीरो, दैट्स व्हाट ये काशिफ महमूद ने कहा, बिल्कुल सही। मीडिया एंड सो कॉल्ड क्रिकेटर्स जो हैं और एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, ये पर्सनली उनको जो है खराब कर रहे हैं, पर्सनली उनके अगेंस्ट बात करते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी पाकिस्तानी क्रिकेट कोच, दे ओनली क्रिटिसाइज बाबर आजम, दैट्स नॉट फेयर। ये आप मेरे से काशिफ के साथ प्रोग्राम क्यों कराना चाहती हैं? मैं तो खुद इतना बड़ा इस चीज का बैक करता हूँ कि बाबर को तबाह कर रहे हैं आप, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ मैलिस। और बाबर मजाक के अलावा एक टांग में भी बाकी जो लड़के हैं उनसे बहुत बेहतर है। अभी वो 40% अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन जो 10 के 10 हैं वो उसके साथ नहीं आते। और जहां पे वो मैच, ही इज आल्सो सपोर्टिंग दैट, यू एग्री। और ये भी फिर काशिफ कह रहे हैं कि ये शुक्र है, ये हमारे वाहिद एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है। जी, तो पैनल चेंज करना पड़ेगा आपको, पैनल चेंज करना पड़ेगा। पैनल में आपको नुमान भाई नहीं आया। डू यू थिंक कि कोई इनसे डिसएग्री भी करते होंगे, जिनकी एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं ये वो, किस इससे डिसएग्री भी करते हैं लोग? चले मैं आपको और खुल के बात कर देता हूँ, बिकॉज़ आई डू नॉट होल्ड बैक। नंबर 1, बाबर को आपने जो ड्रॉप किया, वो आपने ड्रॉप उसको उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं किया, उसकी एबिलिटी पे नहीं किया। और रीजंस थे आपके, आपने स्कोर सेटलिंग की है मोहम्मद रिजवान के साथ और बाबर के साथ। बाय द वे, मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, बिकॉज उसने प्रोटेस्ट किया हुआ। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके एक्स क्रिकेटर्स का जो मसला है, वो ये मसला है कि अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली एंड रिग्रेटेबली, हम रिटायरमेंट के बाद भी अपना स्टारडम जाने नहीं देते, और हम जेलस हो जाते हैं, मैलिसी हम में आ जाती है अगर कोई और लड़का जो है वो इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करे। और बाबर ने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, एंड ही इज अ स्टार कास्ट। ये 2 है। तीसरा ये होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, मेजॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन बाबर वगैरह जो उस पेडेस्टल पे आ गए थे, वो क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट के सामने भजन नहीं करते। यही रिजवान का मसला, यही बाबर का मसला है। तो हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो आप कह रहे हो एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग पैशनेट बहुत लोग हैं, क्रिकेटिंग डेप्थ नहीं है, और क्रिकेटिंग लिटरेट कम रह गए हैं। बाबर की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, मैं एक बात करने लगूं, शायद लोग मजाक का खेल समझेंगे। Probably he is one of the best batsmen ever in the history of Pakistan. आप टेक्निकली साउंड है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा नुमान भाई, जरा हम उस्मान तारिक की भी बात कर लेते हैं, और नए लड़का जो फास्ट बॉलर है उसकी भी बात करते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन आपने यानी कैसे उसको असेस किया? बीच में थोड़ा होल्ड करके फिर वो आर्म बॉल भी फास्ट करा देता है, और बताइए मुझे।
मैं नेकेड आई के साथ नहीं कह सकता कि वेदर उसका एक्शन लीगल है या नहीं है, लेकिन एक चीज और टेक्निकल आपको बता देता हूँ। उसने अभी अपनी 60% बॉलिंग भी नहीं की डेब्यू पे, क्योंकि वो ऑफ ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। जब आप ऑफ ब्रेक करते हैं, अनलॉकिंग द डोर आपकी जो टेक्निक बनती है, उस पे आपका बॉल अपना हाथ जो है वो स्ट्रेटन हो सकता है और चेकिंग हो सकती है। सही है। तो अगर वो ऑफ ब्रेक कर ही नहीं रहा तो चेकिंग होगी नहीं। सही है। अच्छा, उसका एक्शन क्योंकि वो होल्ड बैक करता है, वो डिले है उसमें, तो वो बैट्समैन को समझ नहीं आती कि वो फ्लाइट में कैसे करेगा, टाइमिंग आउट होती है। सो अगर तो उसका एक्शन चैलेंज नहीं होता तो ही कैन बी योर ट्रम्प कार्ड in the coming couple of years. He is spectacular, he is brilliant. थोड़ा एज ज्यादा हो गई हुई है, बट स्टिल यू कैन, कहते हैं ना, horses for the courses. He can really make a difference. यानी रिसीवर है। तो नुमान भाई फिर एक और सवाल है कि कितने कोई ग्रेट प्लेयर हैं, टेक्निकली भी साउंड हैं, बेस्ट बैट्समैन आप कह रहे हैं, तो ये डक पे क्यों आउट हो जाते हैं, जीरो पे क्यों आउट हो जाते हैं? हाँ, मैंने अभी और आपको काफी दफा मतलब मैं इसको मैंने कहा थोड़ा सा इसको अलग करके सेपरेट करके इस बात को सिर्फ एड्रेस करें, और बार बार अच्छा परफॉर्मर है वो स्कोर करेगा नो मैटर व्हाट वंस इन द फील्ड, तब तो कोई वहां सियासत नहीं है ना, आप हैं ओपोनेंट है बस। 176-77 साल हो गए क्रिकेट को, मेरा ख्याल है 1 या 1.5 प्लेयर आया है जिसका करियर जो है वो कंसिस्टेंट रहा है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे इट इज नॉट ओनली योर स्किल सेट, इट इज नॉट ओनली योर टेक्निक एंड मेथड, इट इज योर सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द एनवायरनमेंट वेयर यू स्टे एंड प्ले विद इन रेस्ट ऑफ द टीम, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, इंटरनलाइज जो इश्यूज होते हैं वो अगर एक्सटर्नलाइज हो जाए तो एक्सटर्नलाइज हो जाए तो आपकी इस लेवल पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो मैटर कर जाती है और आप एक विशेष साइकिल में आ जाते हैं। कई जगह पे बाबर जो है ऐसे लगा टेस्ट मैचेस में भारी बल्ले से खेल रहा था, बल्ला पहले आ जाता था, बल्ला बाद में आता था, टांग पहले आ जाती थी, तो एलपीडब्ल्यू हो जाता है। तो उसकी वो जो इंटरनलाइज प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस जरा आपका शेक होता है। विराट कोहली को देखें कितना अरसा वो आउट ऑफ फॉर्म में रहा है, लेकिन उसको निकाला नहीं टीम से, बिल्कुल ऐसे। तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है ऐसे प्लेयर्स को, बजाय कि आप इनको और नजिंग करें और इनके खिलाफ बोलें। और मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ ये जो सोशल मीडिया कीबोर्ड क्रिटिक्स बन जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रिकेट। यार बाबर को आप जरूर निकालो, अगर आपके पास कोई डॉन ब्रैडमैन आ गया, कोई एग्जैक्टली उससे बेहतर आ गया। नुमान भाई जल्दी से मुझे बता दें, सलमान मिर्जा का बताएं, कटर्स मार रहा है बहुत अच्छे, एक तो लेफ्ट आर्म, फिर उसके बाद वो स्लोअर में इतनी ज्यादा पेस भी रिड्यूस नहीं हो रही और सही लेंथ करा रहा है, तो इसका मतलब है कि हारिस रऊफ का भी चांस कम है, ये जगह बना लेगा लड़का। देखिए जो अच्छी चीज है सलमान की, एक थोड़ा सा उसको लैकिंग फैक्टर ये कि पेस इतनी नहीं है, हाँ। लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, हाई ऑन सेल्फ बिलीफ, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग कर रहा है और वेरिएशन भी है, एंड आई थिंक ही शुड बी अ रेगुलर मेंबर। आपने ज्यादती की थी कि इसको टीम के साथ रखते हुए आपने नसीम को पैरा ट्रूप करवा के और उसको मैच खेलवा दिया अहेड ऑफ हिम। सो आई थिंक आप उसको चांस दें, इसमें एबिलिटी तो लगती है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ, और सारी जो भी परफॉर्मेंस रही है उस पर सर अपना नहीं बिल्कुल बात करनी चाहिए। मैं तो कहती देखिए जहाँ तनकीद भी हो रही है वहाँ अगर किसी के कोई फेवर में बात कर रहा है तो उनको भी आगे लेके जाए। मैं तो चाहूंगी कि काशिफ जो है हमारे शो पे शेफ जट को ले लेते हैं उनके सामने, हाँ शेफ को लेते हैं, शेफ जट को जरूर काशिफ, दोनों का हो जाएगा। तो फिर ये कि जरा आपस में बात करें ताकि पता चले लोगों के सामने हमें कौन सही कौन गलत है। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत अरसे के बाद टीवी स्क्रीन्स पे, यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही डिफरेंट ड्रामा जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो डिफरेंट आए। भाई क्यों सास बहू और रिश्ते और शादियां तलाके देख रहे हैं हम, तो ये डिफरेंट ड्रामा आया और छा गया। जिनकी शादी विच वॉज एन एक्सपेरिमेंट कि इवन बनाने वाले भी श्योर नहीं थे यार चलेगा नहीं चलेगा, और ऐसा चला है कि इस वक्त हाईएस्ट जो है इसकी टीआरपीज बहुत हाई हैं और हाईएस्ट व्यूज जो लेटर ऑन इंक्रीज हुए हैं। वजह क्या? बच्चे देख रहे हैं। वाहिद ड्रामा आपकी स्क्रीन पे जिसको बच्चे भी देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है और बड़े मजे का। तो है क्या, यानी उसका प्लॉट थोड़ा सा बताएं कि एक ही घर में जिन भूत भी रह रहे हैं, अच्छा फैमिली भी रह रही है। जिन भूत कह रहे हैं कि ये तो हमारा भाई घर है, इनको निकालो।
अच्छा। तो वो बहुत ही बात, ये बना इतने मजे का है, और आपके इसमें इतनी अच्छी स्टार कास्ट है जिसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम है नादिया, अच्छा। यहाँ भी नादिया है, हाँ। वो रुमैसा प्ले कर रही है, और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उसने क्या बात। प्ले किया है, और इसके अंदर जिन भी आ जाता है, पोजेस भी हो जाती है, और इससे फिर बात मोहब्बत करते भी हो हैं। जाती है जिन की किसी से, क्या ये भी नहीं, ये जिन तो नहीं है, तो लड़की है, लेकिन जिन भूतनी और नादिया दोनों को एक ही लड़के से मोहब्बत है जिसका नाम है वहाज, और ड्रामे में अली। रुमैसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी है आप? मैं तो तुम्हें नादिया ही कहूंगी, जो अब नादो भी हो गया है, नीडो भी हो गया है। तुम्हारे कितने नाम है भाई ड्रामे में? मैं तो जब अपना नाम सुनती हूँ मुझे भी आप ही याद आती है वैसे। और इसके मजे क्या है कि जी नादिया की अम्मी ने जहर की बोटी खा ली, और आप सोचिए सब मेरी नादिया अम्मी की भी अम्मी। नादिया आपका प्ले कर रही है, तो इतना कंफ्यूजन होता था सेट पे जब नादिया बोलते थे, तो हमें समझ नादिया नहीं आता था वन किसकी भी। अब हम एक ही नादिया के सामने नहीं बोल रहे होते थे, अब दो नादिया, अब क्या बोलना है मैंने, अब तो मैंने सुनना ही है। रुमैसा, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से यहाँ तुम इतना अरसा कहाँ थी बेटा? यू आर सो ओरिजिनल नेचुरल एक्टर हो। आई एम रियली एंजॉयिंग योर एक्टिंग। थैंक यू We सो all मच। नहीं, मैं आप लोग की रिव्यूज भी देखती हूँ, एंड आई गेट रियली हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग जो भी न्यू टैलेंट आता है। वैसे मुझे एक्टिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं, बट ऑब्वियसली वो बहुत गैप के साथ था, बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट करती थी, फिर थोड़ा टाइम लेती थी, फिर एक प्रोजेक्ट करती थी, बट नाउ फाइनली आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट आई शुड गेट इन प्रॉपरली। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एवरीबडी इज लविंग जिनकी शादी, इवन मी माई सेल्फ माई फैमिली इज वॉचिंग इट, वरना वी डोंट यूजुअली वॉच ड्रामा एज मच। बिल्कुल। तो ये But सीन अभी जो मैं खुद जो देखना शुरू कर बड़ा दिया। क्या है नादिया का, इम्पोर्टेंट जरा आप कैरेक्टर, बताएं। ये इसको ये बस आई है जिस घर में जिन भूत हैं, इसको लड़का पसंद है वहाँ, ठीक है। और वहाँ तावीज इन्होंने पहना बनी, इनके अंदर भूत आ जाता है, जो फर्स्ट शुरू के एपिसोड्स में होता है। वो कैसे सीन था वो, जिसमें तुम्हें बताया कि पोजेस्ड हो गई हो, भूत आ गया अंदर, फिर भागना, फिर पत्थर पे चढ़ गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ? वो बड़े मजे का सीक्वेंस था। The thing is कि सभी possess हुए थे, मगर मेरा सबसे ज्यादा chaotic था, और मुझे नहीं पता था कि सबने कैसे किया है, क्योंकि सबके अलग अलग शॉट्स थे, असद भी बन चुका था, और वो तो मैं तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने बोला भाई जिन चढ़ा है, so I'm gonna be like crazy। तो मैंने एक्चुअली अपनी आवाज वैसी की थी कि मेरी अगले 2-3 आवाज बैठ भी गई थी। ऑफ कोर्स मैंने उसको थोड़ा ईको किया है। ये मैंने नहीं देखा, नादिया ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। को बताओ, इसको यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे करके दिखाया आवाज कैसी होगी। जब भूत आया तुम्हारे अंदर क्या आवाज थी, जरा बताओ। Like something no, अगेन लाइक दैट नहीं बोलना। हाँ। 2 जुमले। ओके, अच्छा बोलती है कि ए बेटे, मुझ पे कुछ पढ़कर मत भोगना, वरना बज्म कर दूंगा। समथिंग कर दूंगा। मेल जिन है ना जो आता है आगे। राइट, क्या बात है। वेरी नाइस। It was Azari, so- इतना तुम्हारा क्यूट फेस है, लेकिन तुम बहुत ड्रॉनी भी लगती हो जब ये वाला करती हो ना काम। जिस तरह अभी शीशे में ये निकल गई है, और शीशे में इनका अक्स रह गया। सही है। इसने बहुत ड्रॉनी एक्सप्रेशन दिए थे। वो क्या है, वो अब मैं ये वो क्या एक्सप्रेशन दे दिखाया भाई, वो भी दिखाया। हंसी कैसे थी उसमें? वो अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन it was just मैं बस चाह रही थी कि मैं बहुत जितना क्रीपी हो सकता है उतना क्रीपी लगूं। नहीं, मैं आज से देखूंगा Because ड्रामा, अगर मेरे आपने वो दिमाग में एक्सप्रेशन दिखाया तो। वो हंसने वाला था कि कैसे एक्सप्रेशन यार दिया। अभी क्या आप ड्रामा देखिए ना, आप क्यों नहीं देख रहे? अभी ऑनलाइन है आप देखिए। लेकिन वो जो इसमें कोई टेक्निक होती है, सर नीचे करके आंखें ऊपर करके ऐसे हंसना, बहुत ही। हाँ, लाइक वो अपेरेंटली मैं अपने आप को खुद भी शीशे में देख रही थी, सो आई न्यू कि मैं कितना क्रीपी लग सकती हूँ उसमें, एंड आई जस्ट वांटेड टू लुक क्रीपी। मैं चाहती थी वो सीन थोड़ा स्कैरी लगे जितना हो सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं जिन भी बन रही हूँ तो वो थोड़ा सा स्कैरी तो लगे, लाइक लोगों को देख के लगे कि हाँ चला है। और वैसा बहुत क्या मतलब, different ये लगे। कोई स्केरी मूवीज देखी, कॉन्जूरिंग वगैरह? यही मेरा क्वेश्चन था कि कोई तैयारी की। डू यू लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज? कुछ इंस्पायर्ड? आई लव हॉरर मूवीज। मुझे पहले नहीं पसंद थी, पर रिसेंटली 3-4 साल में मैंने जितनी हॉरर मूवीज है वो सब मैं देखती रहती थी, तो मुझे एक्चुअली वो बहुत फैसिनेट करने लगा दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज जब आपका मेकअप ना हो, आपकी शक्ल के साथ कोई VFX ना हो, एंड यू स्टिल एंड अप लुकिंग सो स्कैरी, एंड दैट्स द डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड आई वांटेड टू डू दैट। तो वो अलग बात है कि काफी कॉमेडी भी इसमें मिक्स है, बट आई फील लाइक कि वो मूवीज देखना मेरे लिए काफी हेल्प किया। अच्छा, तुम्हें जब इस ड्रामे की ऑफर आई, पता चला कि वहाज के साथ काम कर रही हो, इतनी अच्छी कास्ट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाज के साथ काम करने का? ऑनेस्टली मैंने तो फौरन से हाँ बोल दी थी कास्ट सुन के, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। सैफी भाई थे उसमें, एंड मैंने कहा ओके वाओ, एंड देन सहर वाज ऑलरेडी माय फ्रेंड,
सिदर जी को भी मैं जानती थी, अरसलान को भी मैं जानती थी, वहाज वॉज अ न्यू पर्सन जिनके साथ मैं काम करने वाली थी। आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज एक तरीके से लाइक मेरे अराउंड सारे काफी स्टेब्लिश्ड एंड काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, सो आई वाज नर्वस दैट ओके आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं काफी इंटिमिडेटेड भी थी कि अच्छा क्या होगा पहले दिन। बट आई एम सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज सो स्वीट, सो नाइस। हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, सब एक्टर्स और डायरेक्टर, इवन सभी भाई, हम सब ने मिलके एवरीबडी वाज सो प्रोफेशनल। इवन वहाज के साथ काम करना इज लाइक, आई मीन it was fun honestly, like he's a very शूटिंग के funny दौरान guy. कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और आपने एकदम ये क्या गिरा है, कोई ग्लास टूट असली गया? कोई चीज टेबल नहीं, हिल रहे असल में हो? हम वो लोकेशन जो है ना वो रात के टाइम पे बहुत स्कैरी लगती है, तो हमें लगा था कि शायद हॉन्टेड हो, तो वो सबने मुझे डराया हुआ था क्योंकि एक स्पेल हो चुका था और सब मुझे कह रहे थे कि ओ ये तो हॉन्टेड है, ये है, रात में होता है। खैर वो कीड़ों के अलावा वहाँ कुछ था नहीं, तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया था, लाइक फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट करके, लाइक किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे रात में, एंड यू नो ये मैं बड़ा कुछ हो ना जाए ऐसा। तो ये वैसे ज्यादा मजा वैसे अपनी वीडियोस बनाने में आता है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या ड्रामा करते हुए? व्हाट इज मोर फन? I enjoy both honestly, लेकिन obviously acting is something जो कि जाहिर है एक मैं बचपन से मुझे बहुत शौक है, लाइक इट वाज माय फर्स्ट लव। कहते हैं ना पहला प्यार लोगों का, मेरा इंसान पहला प्यार नहीं था, मेरी एक्टिंग मेरा पहला प्यार था। सो आई रियली एंजॉय दैट, बट कंटेंट क्रिएशन ऑन अदर हैंड आई लव इट बिकॉज आई हैव दैट इंडिपेंडेंसी दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। तो मुझे बताओ सोशल क्या समझती हो सोशल मीडिया के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर होना चाहिए? और कंटेंट क्रिएटर जो आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं एक्टर्स की तरफ से, लेकिन आप बताओ पहले आप क्या समझते हो, व्यू पॉइंट क्या है आपका सोशल मीडिया को लेके? जी, जी, जी। आई मीन आई फील लाइक कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मतलब यू नो लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अभी सारे एक्टर्स भी तो हैं ही सोशल मीडिया पे, सो आई डोंट गेट इट। हाँ, बट अगेन सोशल मीडिया के जो हम कहते हैं जो एक डार्क साइड है, ऑफ कोर्स उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट इट? ऑफ कोर्स वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, इसके कुछ ना कुछ प्रोज है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स है, आपको डील करना पड़ेगा, इट्स इन योर हैंड। आप ना देखिए, ऑनेस्टली मेरी फीड पे कभी भी कोई वियर्ड वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं वो देखती ही नहीं हूँ। तो जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपके सामने आता है। आप अपने बच्चों को मना करें कि अगर कोई ऐसी चीज है, वरना देखने को तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया के आप पहले भी बहुत सारी ये सवाल चीजें पता है चालू करने का देख मकसद क्या था आपकी? मीडिया के जितने भी एक्टर्स, नादिया आप कोई मैं बताऊं तो शायद आपको हैरानी हो या आप अपना दीजिएगा कि क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ आए थे जाहिद अहमद आए थे ना? जी जी, वो जाहिद अहमद, हाँ, एक्टर आपके। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया, बड़ी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी क्या, और मैंने लिख भी ली, जाहिर है। उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं, और उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ, हकारत की नज़र से मैं देखता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने, जी हमारे साथ अभी परसों थे ना शो पर, हाँ, लेकिन किसी और शो में ये बात, किसी और शो में उन्होंने बात की, कोई वो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे और नफरत करता हूँ मैं। मुझे ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया। आई थिंक सॉरी नादिया, आप बोले। नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक, शायद वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तुम बताओ क्यों नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर चीज में ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं तक कहूँगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये हम हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। इफ इट्स सोशल मीडिया तो उसमें भी हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पागल ही हो गए ना, कि बस मुझे व्यूज मिल जाए, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों को जज करने का मौका, अपने बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है। आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत नहीं है। सिमिलरली ये भी आप गलत होगा कि आप बोलोगे बंद कर दो, ये जहन्नुमी है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है। आई फील लाइक देयर इज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस यू हैव टू क्रिएट इन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को हंसाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें। आप टू मच इन्फॉर्मेशन, किसी को जज करना, किसी को बुरा बोलना, वो तो वैसे भी गलत काम है, तो आप वो ना करें। तो आई थिंक और बहुत सारे लोग इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये भी, और बहुत सारे लोग हैं जो हम एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को।
तो ये तो बहुत से ज्यादा ऐसे हो लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर और रहे हैं, देखो वो content बना ये रहे हैं। इतने स्टार्स बनाए हैं सोशल मीडिया में जो हमारे ड्रामास में एक्टिंग कर रहे हैं, रुमैसा जैसे लोग, ये और भी बहुत जो कि अच्छा, social रुमैसा भी media तो के आप भी through तो हैं। मेरे ख्याल सोशल मीडिया से ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी, बट द गुड पार्ट वाज आई वाज नेवर ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय इट, नॉट बिकॉज कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाएंगे क्या, ओ अल्लाह मेरे कितने व्यूज आएंगे, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। आई जस्ट यूज्ड टू मेक इट एंड पोस्ट इट, आई नेवर केयर्ड अबाउट कि क्या हो रहा है, इसके क्यों ज्यादा है, उसके क्यों कम है। मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ देख के। इवन जब मैं प्रोजेक्ट भी करती हूँ, कोई ड्रामा या कोई भी चीज करती हूँ, तो मैं ये जरूर सोचती हूँ कि क्या मैं ये खुद देख सकूंगी, मुझे खुद देख के खुशी होगी। तो अगर वो मुझे देख के खुशी होती है तो मुझे होता है कि ठीक है मैंने कुछ अच्छा किया, भले लोग देखे ना देखे। सही। तो अच्छा, मेरा थोड़ा सा रुमैसा तुम जो कराची का ना एक वो स्टाइल, लिंगो, स्वैग जो यहाँ का है ना, वो बड़ा मजे का दिखाती हो, और यहाँ के हैं भी लोग बड़े इंटरेस्टिंग है ना, वो मुझे बताओ। वो ऑब्जर्वेशन क्या शुरू से कराची में रही हो और बड़े अच्छी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बस असल में मैं पैदा ही कराची में हुई हूँ, मेरा सारा सब कुछ कराची में पैदा सब कुछ हुआ है। गुलशन में तो पैदा नहीं हुई आप? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे देखा, मैं इस पार निकले, मैं कभी भी पुल के उस पार रही नहीं, तो अभी भी मैं पुल के इस पार ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है। और जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो मेरा जो स्टार्ट के जो समझे 19-20 साल थे, वो एक अपार्टमेंट्स थे, और वहां पे ना काफी डाइवर्स लोग थे, लाइक दिल्ली के लोग थे, कुछ मेमन्स थे, कुछ ये थे, कुछ लाइक अलग अलग लोग थे। तो काफी चीजें मैंने पिकअप वहीं से की हैं। डिस्को बेकरी पे रुक के गोलगप्पे खा लिए और ये कर लिया। और ये थोड़ा सा ना उनके स्टाइल में तुम जरा बात भी करती हो, कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई है जिसमें उनके स्टाइल में बात की है। हाँ एग्जैक्टली, तो वही कैरेक्टर्स हैं, वो उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं प्ले कर रही होती हूँ, जो मतलब मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे, एंड मुझे वो बहुत फनी लगते थे बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, एंड मुझसे होता था कि वो वाह ये कैसे बात करें। तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम अ लॉट कि अच्छा, और मेरी वैसे भी ऑब्जर्वेशन बड़ी थोड़ी अच्छी है। वैसा ब्रिज के इस तरफ से अगर तुम हो तो फिर कराची को अगर कोई बुरा कहता है तो कैसा लगता है? अभी एक स्टेटमेंट आई कि भाई वो कराची के बारे में उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल अस्तगफुरुल्लाह करके। असल में अगर तो मैं कराची में ही सिर्फ रह रही होती तो मैं बोलती कि हाँ, लेकिन अब कराची को कुछ मत बोलो। बट अभी रिसेंटली लाइक मैं ज़ाहिर लाहौर इस्लामाबाद बहुत ट्रैवल करी होती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे क्योंकि कराची के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कराची के लोग सबसे अच्छे, बिकॉज सारे बहुत मेहनती हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एक दूसरे की इतनी मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ पानी आ जाए, ये आ जाए, वो जब बड़े ऐसे लोग हैं, दे डिजर्व इट कि उनको अच्छे रोड्स, अच्छी सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, उनको नहीं मिल रही हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मतलब रोड्स आपकी मोइंजोदाड़ो वाली हैं और फिर उसके बाद आप उन्हीं पे चालान, उन्हीं पे सब कुछ करे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मुझे ज्यादती तो लगती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं सही बात है, वी डिजर्व बेटर, व्हाई नॉट, होना चाहिए। अच्छा तुम मुझे पता चलो ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। एक सीन था जिसमें चाचा में चमकी की रूह आ जाती है, नहीं उस पे जो डांस था उनका, मोतीवाला का, इरफान का, उस वक्त तुमने अपनी हंसी कैसे रोकी? तो अब अपेरेंटली हमें हंसी आ रही थी, बट उनका पहले शॉट बनना था, तो हम तब तक सब चारों हंस लिए थे। तो अच्छा। मैं और वो अरसलान, वहाज और सिद्रा जी, हम लोग हंस लिए थे जब उनका शॉट बन रहा था, और फिर जब हम पे आए तो फिर वी कंट्रोल्ड। और फिर उसके बाद हम लोग जो सबसे ज्यादा हंसे हैं ना, वो सीन था जिसमें नादिया आपा जिन बुला रही होती हैं, और हम लोग की हंसी नहीं रुक रही थी। तो नादिया आपा ने बोला कि हाँ, बिकॉज वो लिखा हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुडोस टू लाइक नादिया आपा, उन्होंने इतना क्रेजी क्रिएटिव होके वो किया। वो हमसे राब्ता करें, जो रूहियां हैं हमसे राब्ता करें, जुमले मुझे याद है। नादिया आपा सीन को यहाँ से यहाँ पहुंचा देती है, लाइक एडिंग सो मेनी थिंग्स, एंड शी विल एक्चुअली इन्वॉल्व यू एज वेल कि आप भी करो, तुम ये करना, फिर मैं ये करूंगी एंड ऑल। लाइक वो इतना क्विक होता है कि मैं बोलती हूँ ओ माय गॉड, लाइक ये कितना क्रेजी सीन हो गया। तो हम लोग हंस रहे थे बहुत ज्यादा, हम लोग हंसी नहीं रुक रही थी। तो नादिया ने बोला कि एक तरीका है कि अपने आप को ना पिंच कर लो, लाइक चुटकी नोच लो, तो तुम्हें शायद हंसी रुक जाएगी, एंड इट वर्कड। हंसी आ रही होगी ना, हम नहीं करना है। अच्छा ये करना है तो डाइवर्ट हो जाएगा। और नादिया खान के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? साथी तो वो है, बहुत अच्छा रहा। नादिया खान के साथ तो बहुत अच्छा रहा। नादिया खान के साथ मैं होस्टिंग कर रहा हूं। अच्छा उनसे पूछ रहा हूं मैं समझा। ये खुद भी नादिया प्ले कर रही है, और जो इनकी अम्मी बनी हुई है नादिया अफगान है। मैंने कहा मुझसे आपने सवाल कर लिया तो मैं शुरू हो गया। नहीं ये
हमारी मेहमान। हाँ रुमैसा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तुम लोग के अलग भी सीन्स हैं तो हाँ, वो मेरे उसमें बता। नादिया आपा के साथ बहुत ज्यादा काम है एंड आई फील लाइक कि नादिया आपा के साथ सीन्स करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था बिकॉज वो खुद इतना अच्छा करी होती थी ना कि आप भी मोटिवेट होते हो कि अच्छा ओके मैं भी आगे से कुछ करूँ, लाइक यू नो। और ऑल्सो इतना इम्प्रोवाइज, इतनी छोटी छोटी चीजें करती हैं एंड ऑल्सो शी इज सो फनी एंड शी इज सच अ गुड लाइक। अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन क्या है जो आपके फैंस हैं? इस ड्रामे के बाद कुछ बदला है रुमैसा के लिए? हाँ बहुत, आई मीन मैं नहीं, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली, मैं बहुत अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखी हुई थी क्योंकि मुझे था कि इट्स वेरी रिस्की बट स्टिल आई वांटेड टू डू इट, आई वांटेड टू टेक दिस रिस्क क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि चल गया नहीं हुआ देखेंगे, लाइक वी हैड नो आइडिया। बट पहला दूसरा जब एपिसोड आया उसके बाद ही मैं तो अपने फोन से ऐसे चिपकी हुई थी कि किससे क्या बोला है तो मैं सर्च करी थी और पता नहीं क्या क्या मैं अपने रिव्यूज पढ़ी थी एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि मतलब मैं फूले नहीं समा रही थी, लाइक पीपल वर लाइक सो नाइस। और लोग रोक के पूछते होंगे ना, बच्चे तो खास तौर पे ये नादिया करके रोकते होंगे, सवाल पूछते होंगे ना। बच्चे, इवन एवरीबॉडी, व्हेनेवर आई गो, लाइक अब मुझे वो बड़ा अच्छी चीज लगती है जब आपको कोई इंसान आपके कैरेक्टर के नाम से जानना शुरू कर दे। दैट नेवर हैपेंड टू मी बिकॉज़ आई वाज अ कंटेंट क्रिएटर। तो सब कहते थे ओ रुमैसा खान है, बट नाउ पीपल कम टू मी लाइक ओ नादिया and I'm like, अच्छा रुमैसा, वैसे एक चीज बड़ी अच्छी है, यंग एक्टर्स आ रहे हैं ना, वो बात करने में यानी शर्माते नहीं है। हाँ। और वो ओपिनियनेटेड होते हैं, वो चीजों के बारे में उनका एक अपना व्यू तो देखने की चीज। मुझे बताएं कि हमारे साथ जो यंग एक्टर्स आते हैं उनसे मैं अक्सर ही सवाल करता हूं कि इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, पैसे ना मिलना, कास्टिंग के लिए आपको बुलाना, हैरेसमेंट के इश्यूज या डेट जाया होना, हाँ ये भी बड़े इश्यूज आते हैं और बड़ा खुल के एक्टर्स बात करते हैं। आपने कुछ फेस किया ऐसा, या फिर आप क्या समझती हैं इस बारे में? मौका देने के लिए, चांस देने के लिए? लकीली मेरे साथ लाइक जहाँ तक वो आप बोल रहे हैं कि ओके हरासमेंट एंड एवरीथिंग, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बिकॉज एक और रीजन ये भी है कि मतलब क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया इज देयर ना, तो अब एवरीबडी इज वेरी वोकल, तो लोग काफी अवेयर है कि ओके वी कांट डू इट। तो अब मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस है उस चीज को लेके। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हो सकता है कि किसी के साथ हुआ, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एम देयर, वो मसला नहीं है, बट आई एम जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल में लोग उस वजह से काफी थोड़ा सा डरते हैं कि अच्छा यू नो लाइक कि ये अगर स्टोरी डाल दे तो हमारी तो गई, ठीक है, तो एक उस तरीके से प्रोटेक्टेड। बाकी हाँ, पेमेंट्स में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मुझे होता है कि आपके अपने पैसे हैं, बार बार मांगना, अपने पैसों की भीख मांगना इज नॉट अ गुड थिंग। बट इस वजह से मुझे कभी कभी पेमेंट ही नहीं मिलती क्योंकि मुझे बहुत मौत आती है अपने ही पैसे मांगते। शर्म आती है, बाकी सही बात है, शर्म आती है। और मैं बोलती हूँ मैं जाने दे देती हूँ, सब मुझे इतना डांटते दैट नो यू शुड नॉट डू इट, यू शुड आस्क फॉर इट, एंड आई एम लाइक यार मुझे मौत आ रही है कि मैं कैसे उनको बोलूं कि थोड़ा टाइम लगता है होते फिर जरा, मतलब स्टाफ फैमिलीज तक महदूद नहीं है अब इंडस्ट्री, आप ये समझती हैं कि नए लोगों को चांस, यानी स्टार किड्स जो होते हैं उनको ही मौका मिलता है? हम तो ये समझते हैं ना एज एन आउटसाइडर, स्टार किड्स के लिए तो सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान में स्टार किड्स का काम करना है, उनका चांस, और वो मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर होता है। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की जो हमारी ऑडियंस है ना, दे आर वेरी ऑनेस्ट, आई फील लाइक एज कम्पेयर टू हमारे सरहद पार। लाइक अगर कोई किसी का स्टार किड भी है ना, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है सारे प्रोडक्शन हाउस अपने हाथ उठा देते हैं, कहते हैं भी हम पहला चांस दे देंगे, दूसरा नहीं। एग्जैक्टली, तो सेट पे नॉर्मल रहते हैं, वो एटीट्यूड वगैरह नहीं। आप किसके बेटे हो, आप किसके हो, दे केयर अबाउट नंबर्स, दे केयर अबाउट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, हाउ टैलेंटेड यू आर। यू आर लुकिंग लवली इन द ड्रामा, तुम्हारी ड्रेसिंग, बाल सब, क्या कोई खास मैं कहती हूँ कोई फिटनेस प्लान, डाइट प्लान फॉलो किया? आपने वेट भी लूज किया मुझे लगता है इस ड्रामे है ना? यू लुकिंग वेरी स्लिम, इतना चिजल फेस, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन क्या किया था, कौन सी डाइट की थी तुमने, हैं? कितना वेट? नहीं, ऑनेस्टली मैं डाइट के बड़े अगेंस्ट हूँ एंड आई फील लाइक नोबडी शुड स्टॉप ईटिंग, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, नेवर डू दैट टू योरसेल्फ। आई हैव सीन सो मेनी बैड केसेस अराउंड मी। मैंने ऑनेस्टली अपना वेट 1-1.5 साल में लूज किया एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू लूज वेट, आई वॉज जस्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, आई गो टू जिम एंड आई डू लाइक, मैंने समझे ऐसे किया कि 1 महीने में 1.5 किलो कम, क्योंकि उससे होता ही है कि जब आप स्लो करते हो तो वो कभी वापस नहीं आता, ठीक है? अगर आप जल्दी करते हो, बिकॉज दैट्स नॉट
स्टेबल, लाइक वो सस्टेनेबल नहीं है। आप उसको कितने हमेशा केजी जिंदगी लूज भर किया के लिए- आपने एक साल में? कितना वेट कम किया? अच्छा, मैं ऐसे लूज किया that एक टाइम पे आई गॉट लाइक 61 kgs एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि अच्छा ये काफी बढ़ गया, बट नाउ आई एम लाइक 50, सो इट्स लाइक उस पूरे टाइम में 11 kgs। 11 kgs 11 kgs, that's a lot. लग तो नहीं रहा था मुझे कि Yeah, that's a lot, but the thing is मार्जिन कि था मैंने 11 बहुत kg निकालने का। बट मैं ये आपको 3 साल का बता रही हूँ पूरा, सही है। लाइक मैंने कभी भी ऐसे लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन पे 1 साल बाद आई थी, बट आई स्टार्टेड डूइंग वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मसल्स बनाए। आई लिटरली हैव बाइसेप्स, नादिया, व्हेन आई मीट यू आई शो यू, बट अरे वाह यार, तो- you have to- हाँ, शो मी एंड टीच मी। बताओ कैसे, ये भी ना I'll कभी teach शो you. पे बात करेंगे कैसे, और बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ भाई, ये हाँ। जाते जाते ये तो जिब्रान के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? कितने मजे का जिन है जिसका मतलब हर प्लान फ्लॉप होता है। इतना पावरफुल जिन है लेकिन हमेशा पिट के ही आते हैं वापस, हार के ही आते हैं। He is the pookiest. He is the pookiest. वो इतने पूकी इंसान है जिब्रान प्यारे। भाई, इतने पूकी इंसान है, और हम इतना तमकीन जी और मैं जिब्रान भाई के और पीछे ड्रॉनी पड़े जिन है रहते थे ये। पूरी टाइम। अच्छा। ये खौफनाक है। लाइक हाँ, क्या कह रही थी? सॉरी, बताओ क्या जिब्रान के साथ बता रही थी आप? मैं कह रही थी सेट पे तमकीन जी और मैं जिब्रान भाई के पीछे पड़े रहते थे। हम उनको इतना तंग करते थे और वो हमें ज्यादा तंग करते थे, और मेरे तो सबसे ज्यादा मुझे तंग करते थे, लाइक बहुत ज्यादा तंग करते थे। बट जिब्रान भाई सच अ पूकी, वो इतने 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 स्वीट और इतने क्यूट से हैं, तो मैं बोलती थी यार आप क्या जिन बनेंगे। है ना? और तमकीनत कितनी Did a मजे की है, वो wonderful भी इन्फ्लुएंसर हैं। कितने मजे का उसका कंटेंट होता है यार तमकीनत का। चमकी और तमकीनत सेहत। and I were like sharing the room and वो मुझे इतना हंसाती थी। उनके जो कुछ जुगते हैं ना, वो ऐसे मारती हैं, एंड लाइक एक तो शी इज सो प्रिटी, शी इज सो ब्यूटीफुल, और फिर उनकी सारी टाइमिंग भी इतनी फिट होती है कॉमेडी की, और मैं हंस हंस के पागल, वैसे मुझे वैसे नींद इतनी नहीं मजे आती मजे की होती बात हो रही है, थी। लेकिन और हमें मरी। ये बताया जा रहा है कि आगे शो को भी बढ़ाना है और कुछ चीजें Thank और you. भी हैं And शामिल I करनी है think शो में। देखो ये एक्सपीरियंस ओके, तुम्हें जितना अल्लाह करे बहुत अच्छा काम करो, हाँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, लेकिन ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट हमेशा तुम्हें याद रहेगा। बिल्कुल, बहुत दिस शुक्रिया लाइक आप अ भी पार्टी, दिस वाज लाइक अ पार्टी। जो लोग हमारे साथ है ना, बड़े फन वाले, मजे की Yeah. बड़े बात मजे। बड़ी मजे की हुई आपसे। चले, बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. वक्त दिया। गुड़िया मुस्कुराती रहो। बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा काम देख के, जिनकी शादी उनकी शादी में। शाबाश। एक ब्रेक हमने लेना है, फिर के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो, बड़ी मजेदार बातें, बड़ी मजे की अच्छा बातें लगा हो रही हैं, रुमैसा से बिल्कुल बात ऐसी है। करके। आप बताएं ज़ुहैब, देखिए, नेक्स्ट ज़बान क्या और है? कलाम की बात करें ना, कि जब आपको एक्सप्रेशन जो होता है, एक तो ये है कि आप बगैर बोले कुछ बात कह जाते हैं, लेकिन आपको बोलने की, जब आप बोलते हैं किसी जबान में, तो किस तरीके से मुझे बात तो ना करते हैं। अपना आपको जिसमें नजर आ रहा था कि बोल भी रही है और इतना एंजॉय करके ऐसे मजे बबली क्या? कि इसको देख के मजा आता है, कि जैसे हाथ हिल रहे हैं, जैसे आंखें मूव कर रही हैं। अच्छा, तो जबानों की अहमियत क्या है और किस तरीके से इवॉल्व होती हैं जबानें, और कौन कौन सी जबानें मशहूर मकबूल जबानें हैं, या फिर लोग ज़ाहिर उनको बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिंग्विस्टिक्स के मामले पर एनईटी यूनिवर्सिटी ने अपनी रिवायत को जारी रखते हुए इल्म और दानिश के रास्ते हमेशा सबके लिए खोले हैं। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी न किसी जगह ज़रूर ये फ़ायदा देती है। एनईटी में 11वीं इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है 5 से लेकर 7 तक। मुख्तलिफ ज़बानों के मेरिट्स क्या हैं और कैसे उन ज़बानों ने इवॉल्व किया है, नए नए अल्फाज उन ज़बानों में शामिल हुए हैं, तो इन सब पर बातें होंगी। और माहिर लिसानियात, पाकिस्तान से माहिर लिसानियात 5 से 7 नवंबर तक ज़बानों में आने वाले बदलाव और नए अल्फाज और ज़बान को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साजिदा ज़की साहब ने। ये आपने जो जबान बोली है, पहले ये बताएं क्या थी? उर्दू है। ये कौन सी ज़बान? कौन सी ज़बान? उर्दू है, जिसका नाम सभी जानते हैं, दाव सारे जहां में। बहुत बहुत धूम मुश्किल हमारी नहीं थी ज़बान की जिससे है। ज़ुहैब ने जो बोला साजिदा था, ज़की साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है तो- इंग्लिश डिपार्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा गुड बोला। मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। 365 न्यूज़ ने हमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का और हमारी कॉन्फ्रेंस को प्रमोट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दी है। मैं आप दोनों नादिया खान साहिबा का और Thank ज़ुहैब you हसन जी, साहब, आपका बहुत Thank you. मशकूर हूँ तहे दिल से कि साजिदा जी आप बताइए हमारी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। बहुत ही अमेजिंग जी, इनिशिएटिव लग रहा है। 11th लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की ये फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। ये पाकिस्तानी अंजुमन बराए लिसानियात, जो कि 11 साल से हर साल बैनुल अक़वामी सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करती है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर
74 ज़बानें हैं हमारी ख़ुद की, जिनकी तरवीज, जिनकी तालीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया भर में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, आज हम 21वीं सदी में समझते हैं पोस्ट ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, कि ज़बानें हमें कनेक्ट करने का, अपनी शनाख्त को आगे बढ़ाने का, हमारी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का, हमारे कल्चर को, सकाफ़त को प्रमोट करने का, तरवीज करने का बहुत अहम ज़राए हैं जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ज़बानों के बारे में इतने ज़्यादा कभी भी सिंसेयर नहीं रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकली, साइंटिफिकली, एकेडमिकली हमने अपनी ज़बानों को नहीं परखा है, नहीं हैंडल किया है। हम बचपन से देखते हैं कि बच्चे की पहली ज़बान जो डेवलप होती है वो उसके घर में होती है, फिर स्कूल में और फिर तालीमी इदारों में चलती जाती है। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि यहाँ हम बात करेंगे कि हम तमाम ज़बानों को कैसे हैंडल करें बेहतर। आपने देखा होगा कि हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम अपनी लोकल मकामी जितनी ज़बानें हैं या हमारी जितनी हेरिटेज लैंग्वेजेस हैं उनको छोड़ देते हैं पीछे। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लिंग्विस्टिक इकोलॉजी की बात करें, कि जैसे आपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है और आपने सबको इंक्लूड करना है, इसी तरह आपने सारी ज़बानों को भी इंक्लूड करना है। तो फिर उसके लिए हमारी लैंग्वेज की पॉलिसी क्या होगी, उसको लैंग्वेज की एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, उस लैंग्वेज की मीडिया की पॉलिसी क्या होगी। आप लोग इस वक्त मीडिया वाले लैंग्वेज को प्रमोट करने का, लैंग्वेज को निखारने का एक बहुत अहम जरिया है। अच्छा साजिदा जी, मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें और बात करें। जबान की बका के लिए, जबान के जिंदा रहने में उसके मेरिट्स, यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अकोमोडेटिव होना उसका कितना जरूरी है, वेलकमिंग होना, कि दूसरों को ज़ाहिर गलत भी बात कर रहे हैं तो होता है ना कि बहुत से लोग जजमेंटल हो जाते हैं अपनी ज़बान को लेके, बड़े ज़्यादा वो कहते हैं कि ये एक लफ्ज़ इधर से उधर ना हो, उसका जो वो यानी जो तलफ़ुज़ आ रहा है वो गलत ना हो, उसकी वजह से ज़बान ख़त्म होती जाती है। तो आप ये बताएं कि उसका अकोमोडेटिव होना कितना ज़रूरी है। जी देखिए, लैंग्वेज बदलाव, जिस तरह इंसान बदलता है लैंग्वेज भी बदलेगी ज़माने के साथ, हालात के साथ। जो डिफरेंट लोग आएंगे, जैसे ही नॉन नेटिव स्पीकर्स आएंगे जो उसके मादरी ज़बान नहीं है जिन लोगों के लिए, उससे आपके लहजे में भी बदलाव आएगा। ज़बान के अंदर दूसरी ज़बानों के साथ जब कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से अल्फाज का भी नया ज़ख़ीरा आएगा, और ये दिस एक्ट्स एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, उसने 350 ज़बानों के साथ इंटरेक्शन किया। आज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको दुनिया की हर ज़बान बशमूल उर्दू ज़बान के भी लफ्ज़ मिलेंगे और डिक्शनरी में मिलेंगे। इसी तरह हमें भी अब हमारी उर्दू लैंग्वेज, जो कि हमारी लोकल लिंग्वा फ्रैंका कहलाती है, ये 74 पाकिस्तान की दूसरी ज़बानों के साथ मिलेगी। तो इसके अंदर हमें ओपननेस शो करनी चाहिए कि हमारा सिंधी लहजे भी आएंगे, इसके अंदर हमारे पश्तो के लहजे भी आएंगे और लफ्ज़ भी आएंगे। तो साजिदा जी, इसको तो बेस्ट प्रमोट करना और लोगों को फेमिलियर करवाना, इसका जरिया तो टीवी है और टीवी के ड्रामे हैं। लेकिन मैंने तो हमेशा देखा कि जब किसी एथनिसिटी की बात आती है या किसी इलाके की आप अगर हम दिखाते हैं अपने ही सूबों के लोगों को, तो उसमें मजाक लेके आते हैं कि जी पठान है तो उसके साथ मजाक, उसका मजाक लगा दिया, बलोची है तो वहाँ का मजाक, सिंधी है तो उसका एक मजाक बना दिया, पंजाबी है तो एक अलग उसका मजाक बना दिया। मजाक के तौर पे हमने प्रोविंशियल अपने जो उनको दिखाया है, कल्चर और जबान को दिखाया है, मजाक उड़ाते हुए दिखाया है, हार्डली एवर सीरियस। नादिया खान साहिबा, आपने इतनी बेहतरीन बात की है। जो हम कलोनियलिज्म जब पढ़ाते हैं तो हम ये बात करते हैं क्योंकि हमें कॉलोनाइज किया गया था 200-300 साल तक, तो उनसे हमने ये सीखा है कि जैसे वो लोग हमारी लोकल ज़बानों को, लोकल कौमियतों को मजाक का निशाना बनाते थे, हमने ये उनसे बिहेवियर सीखे हैं। हम आज भी ये कर रहे हैं। आप देखिए, हम सीरियस जो बात करनी होगी उर्दू में करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन जब मजाक करना होगा हम अपनी लोकल ज़बानों में करेंगे। हमें ह्यूमर, किसी का मजाक उड़ाना है, हम लोकल ज़बानों में करेंगे, वहां से हम मिसालें देंगे, वहां से हम कैरेक्टर्स। गलत बात है और सालों से होती आ रही है। नहीं, ये बहुत खतरनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो राइटर्स लिख रहे हैं उनको भी इसको डिनाउंस करना चाहिए। जो हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम लोग अपने क्लासेस के अंदर, हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल बनाते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इंक्लूसिविटी की तरफ जाएं, हर ज़बान का, हर कौमियत का इंसान ज़बानों को बोले
और नॉर्मल वे में, आम और फहम हो। नॉर्मल वे में। इसमें देखे ना, आम फहम, अगर शायरी भी हो रही है जबान में तो आम फहम शायरी हो, या म्यूजिक हो रहा है तो उसमें फ्यूजन हो, मॉडर्न म्यूजिक आप शामिल करें। और आज ये भी एक तरीका है ना जबान को प्रमोट करने आज का। भी हमारे देखें फैमिलीज में होता है कि मम्मी पठान होंगी तो वो बच्चों से पश्तो में ही बात करेंगी, नॉर्मल। अगर अब्बा पंजाबी है, बच्चों से पंजाबी में बात कर रहे हैं इन अ वेरी नॉर्मल वे। ये हमारा लाइफस्टाइल है, ड्रामा में नहीं दिखाते कि बात करते करते एकदम पश्तो में कुछ लफ्ज आ जाए, भाई सिंधी में कुछ बोल दें आप, ये दिखाते ही नहीं है। वो सिर्फ उनको रमजान के ड्रामे में, मैंने कैरेक्टर एक ऐसा इसीलिए छोड़ा था कि जिसमें मुझे लगा कि ये पश्तो कैरेक्टर बना दिया और उनका अजीब सा हुलिया और जबान में कहा नहीं मैं खुद पठान हूं, आई विल नॉट डू दिस। क्या मजाक बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Serious हम क्यों नहीं क्यों है ये नहीं लड़की? दिखाते कि हमारी लोकल जबानें बोलने वाले भी एजुकेटेड लोग हैं, मेन स्ट्रीम हैं, एलीट हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं। हम क्यों नहीं ये चीज़ें दिखाते? हम हमेशा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को इन मज़ाक़ा खेज अंदाज से पेश करते हैं अपनी ज़बानों में, जिसकी वजह से हमारी ज़बानें अनकरीब, अगर हमने कुछ नहीं किया 30 साल, 2050 के अंदर ऑलरेडी रिसर्च कह रही है कि 7500 ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी दुनिया की, और हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। हम दुनिया में की जितनी ज़बानें हैं, लेकिन ये शायद हमारा इसमें एक cultural हिकअप asset ये है ना कि देखिए हम लोग आपस में तो बोल सकते हैं अपनी ज़बानें या अपनी रीजनल ज़बानें, लेकिन जब आपका करिकुलम एक ख़ास ज़बान में है और आपने जब दुनिया में भी इंटरेक्ट करना है तो उसी ज़बान में इंटरेक्ट करना है, वहीं भी जॉब आपको मिलेगी, तो महदूद तो हो गई ना ज़बान, महदूद तो रहेगी आपकी ज़बान। और हर जगह नहीं, ट्रांसलेशन चल रही है, हर कोई जबान है, तो ये बात आपकी जी सही है, अपना लोगों कमेंट ने इसमें खुद- दीजिएगा, खुद फिर आपसे अपनी जबानों को जिंदा रखना जी लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द जितनी लोगों की आइडियोलॉजीज ऑफ नफ्सियाती मसाइल है ना, उनको देखा जाए। लैंग्वेज तो दुनिया भर में पढ़ाई जाएगी, अब साइंटिफिक ज़बान है ही इंग्लिश, साइंटिफिक रिसर्च सारा इंग्लिश में आएगा। लेकिन क्या इसमें क्या मसला है कि अगर हम अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर भी, हमारी सोशल इंटरेक्शंस के अंदर, हमारे ड्रामों के अंदर, हमारी पोइट्री के अंदर हम बाकी ज़बानों को भी शोकेस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि जब एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, हम में से हर कोई 3 से 5 ज़बानें बोलता है और दुनिया भर में लोग इस चीज पे शॉक्ड हैं कि हमारा कितना कॉमन है कि हर इंसान पाकिस्तान में 3 से 5 ज़बानें बोलता है। हमें खुद अपनी इलाकाई ज़बानों का नहीं पता, और सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी एफर्ट है आपकी। हम सुनते नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़ारदा जी, थैंक यू। मुझे तो आपने मतलब एक मकसद दे दिया, मुझे मजीद बात हमने करनी है इस पे बात, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। हम टीवी डायरेक्टर्स प्रोडक्शन हाउस से ही सवाल करेंगे। चले जी, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ुब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।